तो नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग देखने वाले हैं वो क्या है, एप्लीकेशंस ऑफ स्टैक। स्टैक के बारे में बेसिक हम लोग जाने थे कि स्टैक कैसा होता है, वन साइड ओपन होता है, वन साइड क्लोज होता है, और इसमें जो ऑपरेशन होता है स्टोर करने के लिए और रिट्रीव करने के लिए डेटा का, वो क्या होता है, स्टोर करने के लिए जो ऑपरेशन करते हैं वो होता है पुश ऑपरेशन, और जो रिट्रीव करते हैं वो क्या होता है, पॉप ऑपरेशन। तो एक और चीज साथ में बताए थे क्या कि स्टैक मेनली हम लोग यूज करते हैं कब, रिकर्सिव प्रोग्राम को सॉल्व करने के लिए। रिकर्सन जहां कहीं भी होता है, मतलब क्या रिकर्सन का मीनिंग क्या है कि जैसे एक फंक्शन ए है, इसका कुछ कोड है, ठीक है, तो एक फंक्शन ए है, इसका कुछ कोड है, इसका मीनिंग क्या हो गया कि ये एग्जीक्यूट करने का मतलब है क्या, ये जो रन करेगा तो अपने कोड को रन करेगा। इसके कोड में बहुत सारा लाइन है, इसके कोड में इस तरीके से बहुत सारा लाइन है, इस बीच में एक पर्टिकुलर लाइन में सेम ए गिवन है, सेम मतलब सेम ए जो है फंक्शन फिर से रिपीट किया हुआ है। इसका मतलब क्या हो गया कि जब यहां पर ए, इसको हम रन करवाएंगे, ए फंक्शन को, ये अपने कोड को रन कर रहा होगा तो फिर से एक बार ए को रन करेगा। जब इस ए के लिए कोड क्या है, सिमिलर ए है ना, जैसा ए फंक्शन है सेम ए ही फंक्शन है, मतलब क्या इसके लिए हम रन करवा रहे हैं तो ये पूरा रन करेगा तो फिर से ये रन कर गया। जब इसका कोड रन करे, इसका कोड क्या है, सेम कोड रन करेगा, ये भी सेम कोड को रन करेगा, मतलब क्या है, इस कोड को जब ये रन कर रहा होगा तो फिर से ये आ जाएगा। इसका मीनिंग क्या हो गया, इनडायरेक्टली क्या हो गया कि इस तरीके से ए को जब हम रन करते हैं तो एक नया फंक्शन ए कॉल होता है, फिर जब इसको रन करते हैं तो फिर से एक नया फंक्शन ए कॉल होता है, फिर इसको रन करते हैं फिर से एक नया फंक्शन ए कॉल होता है। कब तक ए कॉल होगा भाई, जब तक कि टर्मिनेशन कंडीशन ना फुलफिल हो जाए, जब तक कि टर्मिनेट ना हो जाए फंक्शन ने। मतलब क्या, टर्मिनेशन कंडीशन कुछ ना कुछ गिवन होगा। जैसे एज फॉर एग्जांपल मान लेते हैं ऐसा एग्जांपल कि इनिशियल एक वेरिएबल लेते हैं, एक वेरिएबल है मान लो आई है, इस आई वेरिएबल के लिए इनिशियल वैल्यू मान लो 1 ले लिए हैं, और क्या कर रहे हैं कि जैसे एक नया फंक्शन कॉल होता है हम आई प्लस प्लस कर रहे हैं। कब तक करना है, आई प्लस प्लस कर रहे हैं, इसे कोड के बीच में आई प्लस प्लस कहीं लिखा है, मान लो यहाँ आई प्लस प्लस लिखा है, ठीक है, इनिशियली आई यहाँ पर आई इक्वल टू 1 है। एक और चीज क्या चेक कर रहे हैं कि तभी तक ये फंक्शन रन करेगा, मान लो स्टार्टिंग में ही ऐसा हम एक लूप लगा दिए, क्या भाई, व्हाइल आई लेस देन इक्वल टू एन, एन का कुछ पार्टिकुलर वैल्यू है, मान लो एन का वैल्यू 100 ले लिए, कुछ पार्टिकुलर वैल्यू है एन का, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, फ्रॉम आई इक्वल टू 1 टू आई इक्वल टू 100, ये 100 टाइम्स ए रन करने वाला है। सेम फंक्शन ए फंक्शन है जो 100 टाइम्स रन करने वाला है, सेम फंक्शन है, सेम काम को करने वाला है, बस कुछ डेटा उसमें कुछ डेटा चेंज होगा। जैसे फर्स्ट टाइम में जब रन कर रहा होगा तो आई इक्वल टू 1 के लिए किया है, सेकेंड टाइम में आई इक्वल टू 2 के लिए, थर्ड टाइम में आई इक्वल टू 3 के लिए, आई इक्वल टू 4 के लिए, इस तरीके से रन कर रहा होगा। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको हम लोग बोलते हैं रिकर्सन, तो एक बात याद रखना कि एप्लीकेशन ऑफ स्टैक में सबसे जो ग्रेटेस्ट एप्लीकेशन है स्टैक का वो क्या है, रिकर्सन ही है। सबसे ग्रेटेस्ट एप्लीकेशन जो स्टैक का है वो है रिकर्सन। अब रिकर्सन में भी वेरिएशन है, एक होता है टेल रिकर्सन, एक क्या है लिखा हुआ यहां पर, टेल रिकर्सन, एक और होता है नॉन टेल रिकर्सन, एक होता है इनडायरेक्ट रिकर्सन, एक होता है नेस्टेड रिकर्सन। अब इसका देखो मतलब क्या है, एक बेसिक चीज हम बता रहे हैं, बाद में सबको इंडिविजुअली सबको हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। टेल रिकर्सन का मतलब क्या है कि एक फंक्शन के बाद जब एक फंक्शन को हम कॉल किए थे उसके अंदर में सेम फंक्शन जब कॉल हुआ है तो रिटर्न होते टाइम कोई वर्क ना रहे, जैसे क्या, सिंपल देखो, हम एक को कॉल किए थे ना, इसे एक को कॉल किए थे, एक नया ए कॉल हुआ है, फिर एक नया ए कॉल हुआ, फिर एक नया ए कॉल हुआ, यही है ना। इसका मतलब क्या है, ये जो नया कॉल कर रहे हैं, जब हम इसको कॉल किए थे ये तीनों कहां पर है, ये तीनों कहीं ना कहीं स्टैक में स्टोर्ड है। सबसे पहले इस ए को स्टोर किया गया है, तब उसके बाद ए मान लो फर्स्ट वाला ए है,
ये सेकेंड वाला ये है, ये थर्ड वाला ये है, ये फोर्थ वाला ये है। मान लो इस तरीके से नंबरिंग हम कर रहे हैं, जो फर्स्ट ए कॉल हुआ, सेकेंड ए, थर्ड ए, फोर्थ ए। तो यहाँ पर फर्स्ट वाला ए को पहले स्टोर किए, उसके बाद सेकेंड वाला आया तो सेकेंड वाला ए को फिर यहाँ पर स्टोर कर दिया गया है, उसके बाद थर्ड वाला आया है, थर्ड वाला ए को फिर यहाँ पर स्टोर किया गया, फिर फोर्थ वाला आया है, फोर्थ वाला ए को फिर यहाँ पर स्टोर किया गया। ठीक, इसी सीक्वेंस में स्टोर किया गया है। ठीक, मतलब जैसे जैसे फंक्शन कॉल हो रहा है सेम उसी सीक्वेंस में हम लोग क्या कर रहे हैं, इस फंक्शन को स्टैक में पुश कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले ये आया है तो इसको पुश किए, यहाँ स्टोर हो गया, उसके बाद ये आया है 2 वाला, फिर इसको पुश किए, यहाँ स्टोर हो गया। यही काम कर रहे हैं, काम यही कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि जब a इक्वल टू 4, फोर्थ वाला ये फंक्शन जब रन कर रहा होगा, मतलब फोर्थ वाला ये फंक्शन जब रन कर रहा होगा, उतना टाइम ये तीनों क्या कर रहा है, वेट कर रहा है। ये तीनों फंक्शन वेट कर रहा है। क्यों वेट कर रहा है भाई? सिंपल देखो, इस थर्ड वाले फंक्शन के अंदर में ये कॉल हुआ है, थर्ड वाले फंक्शन के अंदर में ये फोर्थ वाला ये थर्ड वाले फंक्शन के अंदर में कॉल हुआ। जब तक ये कंप्लीट नहीं होता है तब तक ये कैसे कंप्लीट होगा? जब तक ये कंप्लीट नहीं होता तब तक ये कैसे कंप्लीट होगा? सिंपल देखो, ट्रेडिशनल अगर घर को देखोगे, पहले के घर को देखोगे अगर, तो क्या रहता था कि जो लेडीज होती थी वो सबसे लास्ट में खाना खाती थी। बाकी सब लोग जब खा लेगा तब वो लेडीज खाएगी जो बनाई है खाना। अगर वो नहीं खाई है, मतलब समझो कोई ना कोई एक नहीं खाया होगा, तब वो नहीं खाई, सब लोग खा लेगा तो तब वो खाएगी लास्ट में। ठीक है, बस वही चीज यहां भी है। ये क्या बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है कि इसका अगर कंप्लीट कोड जब तक एग्जीक्यूट नहीं होता है तब तक ये बाहर नहीं जाएगा, तब तक कंप्लीट नहीं होगा। कंप्लीट कोड इसका एग्जीक्यूट होना चाहिए, और इसके कोड के अंदर में ही तो फिर से ये फंक्शन आता है। मतलब क्या, ये फंक्शन ओवर होगा तभी ये फंक्शन ऊपर वाला ओवर होना है। मतलब कि फोर्थ फंक्शन जब तक ओवर नहीं होगा थर्ड ओवर नहीं हो सकता है। मतलब क्या करना है, वेट करना है, वेट कर रहा है। ठीक है, सही है। अब ये फंक्शन जब ओवर हो गया, ये फंक्शन जब ओवर हो गया तब दो केस बनता है। तब दो केस बनता है। एक केस देखो क्या बनता है कि मान लो ये फंक्शन यहाँ ओवर हो गया, तो इसके बाद में डायरेक्टली ये ओवर हो जाए, इसके ओवर होते के साथ ही ये ओवर हो जाए। एक केस ऐसा है। एक और केस क्या है कि ये ओवर होने के बाद में फिर से कुछ यहाँ काम रहे, ये ओवर हो गया, ये फंक्शन में इसको कॉल किए, ये ओवर हो गया, फिर यहाँ पर कुछ काम किए हैं तब जाकर ये ओवर हुआ है। समझ रहे हो? समझो, आराम से समझो, एकदम आसान है, समझो एक बार। क्या हम बोल रहे हैं कि ये थर्ड वाला जो ये फंक्शन है, यहाँ पर जो थर्ड वाला ये फंक्शन है, अपने कोड को जब रन करवाया तो एक नया ए मिला है इसको रन करने के लिए, फिर से एक नया फंक्शन, सेम फंक्शन रिपीट हो रहा है। जब नया जो ए है, ये जब कह रहा है कि मेरा एग्जीक्यूशन भाई कंप्लीट हो गया, मतलब ये बोल रहा है कि मेरा एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गया है, तब दो केस बनता है। एक केस क्या बनता है कि जैसे ही ये ओवर हुआ है, थर्ड भी बोल दे कि हम तो इसी का वेट कर रहे थे ना, ये ओवर हो गया, मतलब कि हम भी ओवर हो गए। थर्ड वाला बोल दे कि इसका हम वेट कर रहे थे ओवर होने का, ये ओवर हो गया, मतलब हम भी ओवर हो गए। एक केस ये बनता है, पहला केस। ये क्या हो गया, मान लो पहला केस हो गया। दूसरा केस ये क्या बोल रहा है कि अच्छा ये ओवर हो गया तो कुछ और भी काम है मेरे पास में, वो सब काम को कर लेते हैं तब हम जाकर ओवर होंगे। मतलब क्या, इसके ओवर होने के बाद भी कुछ ना कुछ रिमेनिंग वर्क यहाँ बचा हुआ है। जैसे क्या, इसके बाद में एक लाइन यहाँ पर है, इसके बाद में इस फंक्शन के बाद में, ये फंक्शन मान लो इस लाइन में है, इसके बाद में एक लाइन यहाँ पर है। अगर यहाँ पर कुछ काम करने के लिए कुछ वर्क है अगर, मतलब ये फिनिश हो जाएगा तब इसके बाद में यहाँ पर आएगा, जब ये खत्म होगा तब ये ओवर होना है। ठीक है, मतलब क्या, फंक्शन को फिनिश होने के बाद में कुछ और भी रिमेनिंग वर्क अगर है, मतलब क्या, ये कुछ और काम को करना है, ये अपना कुछ और काम को करना चाहता है, इसको हम लोग बोलते हैं सेकेंड ऑप्शन हो गया। ये फर्स्ट ऑप्शन कि ये ओवर हो गया, जस्ट इसके बाद ओवर हो जाए, फर्स्ट ऑप्शन हो गया। सेकंड ऑप्शन नहीं, ओवर होगा फिर ये कुछ और भी काम करेगा। क्या बोला कि इसके बाद में कुछ और काम है मेरे पास में, हम करेंगे वो भी। ठीक है, ये सेकंड चॉइस हो गया। तो जो फर्स्ट चॉइस होता है, जब कोई और काम नहीं होता है, डायरेक्टली इसके बाद में ओवर हो जाएगा, इसको बोलते हैं टेल रिकर्सन। और टेल रिकर्सन देखो यहां पर है, इसको बोलते हैं टेल रिकर्सन। ठीक है, और इसके ओवर होने के बाद में
ये क्या कर रहा है, वेट कर रहा है कुछ और काम करने के लिए, मतलब कि जब ओवर होकर रिटर्न हो रहा है, ये क्या है, फंक्शन कॉलिंग सीक्वेंस है। इस तरीके से कॉल हो रहा है, इस तरीके, इसके बाद में ये कॉल हुआ, इसके बाद में ये कॉल हुआ, इसके बाद में ये कॉल हुआ, ठीक है। यहां से क्या है, रिटर्निंग सीक्वेंस है, ये रिटर्न होगा, फिर ये खत्म होगा तो यहां आएगा, फिर ये खत्म होगा तो यहां होगा, ये क्या हुआ, रिटर्न हो रहा है, रिटर्न हो रहा है। तो व्हाइल रिटर्निंग, रिटर्न होते टाइम में अगर कोई काम नहीं रहे तो क्या होगा, टेल रिकर्सन होगा। लेकिन रिटर्न होते टाइम में अगर कोई और भी काम रहे, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलेंगे नॉन टेल रिकर्सन। क्या है, नॉन टेल रिकर्सन। समझ रहे हो, रिकर्सन में समझ रहे हो कि टेल रिकर्सन क्या है और नॉन टेल रिकर्सन क्या है, ठीक है, ये समझ गए बेसिक चीज। उसके बाद में एक और चीज क्या है, इनडायरेक्ट रिकर्सन है। इनडायरेक्ट रिकर्सन है, इनडायरेक्ट रिकर्सन का मीनिंग क्या हुआ कि रिकर्सन मतलब क्या हो गया, फंक्शन खुद को कॉल कर रहा है, ठीक है। रिकर्सन का सिंपल मीनिंग क्या हो गया, फंक्शन खुद को कॉल कर रहा है। अब इनडायरेक्ट रिकर्सन मतलब क्या है कि इनडायरेक्टली कॉल कर रहा होगा। जैसे क्या, सिंपल सोचो, हम एक फंक्शन लिए हैं, हम एक फंक्शन ए लिए हैं, ए का कुछ कोड है, ठीक है, ए का कुछ कोड है, इस तरीके से कोड है, इसके बीच में एक और फंक्शन हम कॉल कर रहे हैं, बी को हम कॉल कर रहे हैं, ए के कोड के अंदर में हम बी को कॉल कर दिए। और जब हम बी के कोड पर गए हैं, जब हम बी के कोड पर गए हैं, तब क्या देख रहे हैं कि बी का कोड जो है यहां से यहां तक का है, इसके बीच में कहीं ए लिखा हुआ है। मतलब क्या है, हम ए से बी पर जाते हैं, बी से फिर ए पर आ जाते हैं। तो इनडायरेक्टली क्या बोल सकते हैं हम कि ये फंक्शन से हम फिर से ये कॉल कर रहे हैं, रिकर्सन ही हुआ ना। समझ रहे हो बात को, यहां क्या बोल रहे हैं कि जब ये फंक्शन को हम कॉल करेंगे तो उसमें इसके अंदर में कोड क्या है, एक बी फंक्शन को कॉल करने वाला है, ठीक है। ये फंक्शन कॉल करते हैं तो बी अपने आप कॉल होता है। जब बी के हम कोड में जाते हैं तो क्या देखते हैं कि ये फंक्शन फिर से कॉल हो रहा है। इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट रिकर्सन। डायरेक्टली ये है जो ए को नहीं कॉल कर रहा है, ये है जो बी को कॉल कर रहा है, लेकिन बी के थ्रू ये कॉल तो हो रहा है फिर से, तो रिकर्सन है। किसी ना किसी फॉर्मेट में, किसी ना किसी फॉर्मेट में कॉल तो किया गया है सेम फंक्शन को, ठीक है। तो इसको बोलेंगे इनडायरेक्ट रिकर्सन। एक और होता है नेस्टेड रिकर्सन होता है। नेस्टेड रिकर्सन का सिंपल मीनिंग क्या है, मान लो इस तरीके से रहे, इस तरीके से अगर रहे कि मान लो एक फंक्शन है, एक फंक्शन ए है, एक पर्टिकुलर फंक्शन ए है, इसमें मान लो डबल वेरिएबल दे दिया जाए। क्या है, डबल वेरिएबल दे दिया जाए। क्या भाई, इसमें क्या है कि ये वेरिएबल का मान लो एम है, ये वेरिएबल एन है, इसमें दो तीन कंडीशन दे दिया जाए। क्या क्या कंडीशन दे दिया जाए कि मान लो एन इक्वल टू 0 है तो कुछ और कोड एग्जीक्यूट करना है, एम इक्वल टू 0 है तो कुछ और कोड एग्जीक्यूट करना है, अगर n ग्रेटर देन समथिंग है कुछ कांस्टेंट वैल्यू का तो कुछ और कोड एग्जीक्यूट करना है, अगर m ग्रेटर देन या लेस देन कुछ पर्टिकुलर कांस्टेंट का है तो कुछ और कोड करना है, ठीक है। तो एक के बाद एक क्या होगा कि कभी इसके चलते रन, कभी ये स्टेटमेंट को रन करने वाला है, कभी ये स्टेटमेंट को रन करेगा, कभी ये स्टेटमेंट को, कभी ये स्टेटमेंट को। इस टाइप का जो ये प्रोग्राम का एग्जांपल भी हम बताएंगे, इसे एग्जांपल हम बताएंगे, सही तरीके से एग्जांपल बताएंगे। अभी बस बेसिक जानो कि इस टाइप का जो प्रोग्राम होगा ना, इसी को बोलते हैं ना नेस्टेड रिकर्सन। मतलब क्या है कि इसके अंदर में कोड होगा, यहां फिर से ए के फॉर्मेट में, ए के फॉर्मेट में यहां फिर से जब रिटर्न करेगा, ऐसे रिटर्न करेगा तो क्या रहेगा, मान लो कुछ कांस्टेंट दे दिया 6 दे दिया, और उसके बाद में एक और फंक्शन सेम ए फंक्शन दे दिया 2,6 इस तरीके से। तो यहाँ क्या है, ए फंक्शन है, इसको जब हम इवैल्यूएट पहले कर लेंगे तब जाकर एक कांस्टेंट बनेगा। तो इस टोटल के लिए, इस टोटल के लिए यहां पर भी ये लिखा हुआ है, इस टोटल के लिए ये 6 कॉमा ये सम कांस्टेंट मान लो 5 आया है, तो यहां पर 6,5 बना फिर से। मतलब क्या, पहले एक फंक्शन को हम एग्जीक्यूट कर लिए हैं यहां पर, तब जाकर फिर से एक फंक्शन ही बन रहा है मेरा, फिर से सेम फंक्शन यहां जो सेम फंक्शन बन रहा है। समझ लो, इसको क्या बोलते हैं, नेस्टेड रिकर्सन। इसके इस एग्जांपल को हम सॉल्व करेंगे एकदम सही तरीके से, आराम से समझ में आएगा, ठीक है। बेसिक जानो किस टाइप का प्रॉब्लम है अभी, ठीक है, टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स हम बता रहे हैं अभी, ठीक। इसके बाद में क्या आता है, इसके बाद में एक है इनफिक्स टू पोस्टफिक्स। इसके बाद में क्या है, इनफिक्स टू पोस्टफिक्स। तो इनफिक्स टू पोस्टफिक्स सिंपल जानो कि जब प्री ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर जानते हैं ना हम लोग, प्री ऑर्डर और पोस्ट ऑर्डर सिंपल जानो इस तरीके से
कि मान लो यहाँ प्लस लिखा हुआ है, मान लो यहाँ प्लस लिखा हुआ है, यहाँ 2 है और यहाँ पर 5 है। इसका मतलब क्या हो गया, 2 + 5, यही हुआ ना, 2 + 5। अब इसको अगर इनफिक्स फॉर्मेट में लिखना है, अगर इनफिक्स फॉर्मेट में लिखना है, इनफिक्स में अगर लिखना है, इसको हम कैसे लिखेंगे, 2 + 5, मतलब जो बीच का रूट है जो बीच में ही रहेगा हमेशा। इनफिक्स का मतलब क्या हो गया कि रूट है जो बीच में रहेगा, इन बिटवीन बोथ द ऑपरेंड रहेगा। रूट में क्या है, ऑपरेटर है, यहाँ क्या है, ऑपरेंड है, यहाँ ऑपरेंड है, यहाँ पर ऑपरेटर है। तो मिनिमम किसी भी ऑपरेटर के लिए कम से कम 2 ऑपरेंड चाहिए, उस दोनों ऑपरेंड के बीच में ऑपरेटर रहेगा। कहां पर, इनफिक्स जब हम बात करेंगे। मतलब कैसे रहेगा भाई, 2 + 5, ये क्या हो गया, इस ट्री के लिए इनफिक्स नोटेशन ये हो गया। ठीक है, अब मान लो प्रीफिक्स का हम बात कर ले, प्रीफिक्स का बात कर ले, तो प्री ऑर्डर कैसे लिखते थे, रूट लेफ्ट राइट, यही लिखते थे ना, सबसे पहले रूट को, उसके बाद लेफ्ट को, उसके बाद राइट को। इनफिक्स में क्या किए, इन ऑर्डर जैसा किए हैं, क्या भाई, लेफ्ट रूट राइट। लेफ्ट में क्या है, 2 + 5, 2 + 5। जिस तरीके से इन ऑर्डर काम कर रहा था ट्री ट्रावर्सल में, सेम उसी तरीके से इनफिक्स भी काम कर रहा है। ये भी एक तरह का ट्री ही है। ठीक है, तो यहां पर क्या है, ओपरेंड ऑपरेटर ट्री टाइप का ऐसा है। ठीक है, यहां पर क्या है, प्रीफिक्स जब हम बात कर रहे हैं, मतलब क्या हो गया, सबसे पहले रूट, फिर लेफ्ट, फिर राइट। रूट में क्या है भाई, रूट में है प्लस, लेफ्ट में क्या है 2, उसके बाद 5। ये क्या होगा, प्रीफिक्स नोटेशन हो गया, इस ट्री का प्रीफिक्स नोटेशन हो गया। ठीक है, एक और क्या है, पोस्टफिक्स होता है, एक और क्या है, पोस्टफिक्स नोटेशन होता है। ठीक है, पोस्टफिक्स का मतलब क्या है कि लेफ्ट राइट उसके बाद में रूट। सबसे पहले लेफ्ट वाले को लेना है जो लेफ्ट सब ट्री में है, उसके बाद राइट सब ट्री को लेना है, लास्ट में रूट को लेना है। ठीक है, लेफ्ट में क्या है 2 है, लेफ्ट में 2 है, राइट में क्या है 5 है, उसके बाद रूट कितना है प्लस। यही 3 टाइप का नोटेशन है। तो अब इस नोटेशन के लिए अगर इनफिक्स टू पोस्टफिक्स करना रहे, जैसे क्या इनफिक्स है ना, इस इनफिक्स से अगर पोस्टफिक्स में चेंज करना रहे, 2 + 5 को 2 5 प्लस इस फॉर्मेट में चेंज करना है, तो क्या करना होगा, स्टैक को हम लोग यूज करते हैं, इसके लिए स्टैक हम लोग यूज करते हैं। क्वेश्चन कैसे आएगा कि एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट यहां पर दे दिया जाएगा, इनफिक्स नोटेशन में एक दे दिया गया है स्टेटमेंट, क्या बोलेगा कि इसको पोस्टफिक्स में चेंज करो और बताओ कि कितना साइज ऑफ स्टैक लगा है। मतलब स्टैक का साइज क्या है, स्टैक का भी साइज होता है ना, स्टैक ऐसा है इसमें कितना एलिमेंट्स स्टोर कर रहे हैं, कुछ एलिमेंट्स स्टोर कर रहे हैं तो कुछ साइज लग रहा है, मान लो इतना 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 है, तो कितना साइज है भाई, 1 2 3 4 साइज है, 4 यूनिट ऑफ स्टैक रिक्वायर्ड। समझ रहे हो बात को, वही चीज बोलेगा क्या कि इनफिक्स टू पोस्टफिक्स करना है तो स्टैक का साइज कितना लगेगा, या फिर बोलते प्रीफिक्स टू पोस्टफिक्स, प्रीफिक्स से भी पोस्टफिक्स बनाना है तो साइज कितना लगेगा, या फिर बोल दे पोस्टफिक्स इवैल्यूएशन, मतलब क्या इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है, कितना वैल्यू है, इसका वैल्यू फाइंड करना है। जैसे क्या 2 + 5 कितना होता है, 7 होता है ना, देख कर लग रहा है ना 2 + 5 7 होता है। इसका वैल्यू कैसे आएगा, इसका वैल्यू हम लोग पोस्टफिक्स नोटेशन से ही फाइंड करते हैं। अब बोलो क्या कि इनफिक्स से क्यों नहीं करते हैं, प्रीफिक्स से क्यों नहीं करते हैं, इनफिक्स और प्रीफिक्स से करेंगे ना तो टाइम ज्यादा लगेगा, और पोस्टफिक्स से एक बार स्कैन करते हैं लेफ्ट से राइट में तब मेरा सॉल्व हो जाता है, उसका वैल्यू मिल जाता है हम लोग को। कैसे ऐसा होता है, क्यों ऐसा होता है कि इनफिक्स से इसका इवैल्यूएशन एन टाइम में नहीं होता। मान लो एन इस तरीके से एन ऑपरेंड अगर है तो एन टाइम में इनफिक्स और प्रीफिक्स से क्यों नहीं होता है और पोस्टफिक्स से ही क्यों होता है, ये सब हम बताएंगे। अभी बस इतना जानो कि पोस्टफिक्स इवैल्यूएशन इसलिए है कि इसका वैल्यू को फाइंड करना है। अब पोस्टफिक्स वाले से ही हम पोस्टफिक्स नोटेशन से ही हम वैल्यू को फाइंड करते हैं, इसका बस रीजन यही है कि टाइम कम लगता है इसमें। बस इसके चलते ही क्या देख रहे हैं यहाँ पर कि इवैल्यूएशन होता है पोस्टफिक्स में, इसके चलते ही क्या देख रहे हैं कि इनफिक्स से पोस्टफिक्स करना है, प्रीफिक्स से पोस्टफिक्स करना है, इनफिक्स से भी हम पोस्टफिक्स पर ही आ रहे हैं, प्रीफिक्स से भी हम पोस्टफिक्स पर ही आ रहे हैं, लेकिन पोस्टफिक्स से कहीं और नहीं जा रहे हैं। पोस्टफिक्स से हम ना तो प्रीफिक्स गए ना तो इनफिक्स गए, या फिर प्रीफिक्स से ही ना तो इनफिक्स गए और ना तो हम इनफिक्स से प्रीफिक्स में गए, कोई यूज ही नहीं है। किसी और फॉर्मेट में रहेगा तो हम क्या चाहते हैं कि मेरा जो स्टेटमेंट रहे किस फॉर्मेट में आ जाए, पोस्टफिक्स में आ जाए। क्यों, क्योंकि पोस्टफिक्स का इवैल्यूएशन हम कर सकते हैं, उसके वैल्यू को फाइंड आउट हम कर सकते हैं, बस इसके चलते ही ये है।
ठीक है, ये समझ गए। इसके बाद में नेक्स्ट क्या है, टावर ऑफ हनोई। टावर ऑफ हनोई क्या बोलता है, बेसिक हम स्ट्रक्चर बता रहे हैं, इसका सबको हम एक्सप्लेन करेंगे अच्छे से, हर एक टॉपिक को एक एक करके हम एक्सप्लेन करेंगे। अभी बस बेसिक ओवरव्यू हम बता रहे हैं ये किस टाइप का प्रॉब्लम है। ठीक है, टावर ऑफ हनोई में क्या है बेसिकली जान लो। ये क्या बोलता है कि मान लो एक यहां पर ऐसा स्पेस है, इस तरीके का स्पेस है, मान लो स्टैक जैसा कुछ है, ठीक स्पेस है। मान लो यहाँ पर रिंग रखा हुआ है, ये रिंग है, इससे छोटा रिंग ये है और इससे छोटा रिंग ये है। ठीक है, यहाँ पर रिंग का नाम दे देते हैं O1 2 3। O1 2 3 रिंग है। सबसे लार्जर कौन है, देखो साइज O1 का साइज लार्जर है, उसके बाद 2 का साइज है, इसके बाद मान लो सबसे छोटा है 3 को और छोटा बनाना है तो ऐसे कर लो, इतना छोटा बना लिए। ठीक है, 3 का साइज छोटा है, सबसे छोटा है 3। इसमें कंडीशन क्या है कि लार्जर वाले पर स्मॉलर को हम रख सकते हैं, लेकिन स्मॉलर वाले पर लार्जर को हम नहीं रख सकते हैं। ठीक है, एक कंडीशन है, ऐसा कंडीशन है कि लार्जर वाला जो ऐसा सर्कल है, इसमें डिस्क में लार्जर डिस्क पर हम स्मॉलर डिस्क को रख सकते हैं, लेकिन स्मॉलर डिस्क पर लार्जर डिस्क को हम नहीं रख सकते हैं। ये कंडीशन ऑलरेडी गिवन है। ठीक, अब क्या बोल रहा है कि मान लो ए है, ये रखने का जो प्लेस है ए स्टैंड, और बी है और सी है। ये क्या बोल रहा है कि ए से सबको सी पर ले आओ बी के हेल्प से। मतलब क्या, देखो ए से अगर डायरेक्टली सी पर लाना होगा तो कैसे ला सकते हैं, यहाँ पर 3 रखेंगे नीचे, फिर उसके ऊपर में 2 रखेंगे, पॉसिबल नहीं है, गड़बड़ हो गया, गलत हो गया ना, समझ रहे हो बात को। जैसे ही यहाँ पर 3 रखेंगे फिर 2 रखेंगे, 3 के ऊपर 2 नहीं रख सकते हैं, क्यों, 3 स्मॉल है 2 लार्जर है, समझ रहे हो बात को। इसका मतलब क्या है कि स्मॉलर पर लार्जर नहीं रखना, लार्जर पर स्मॉल रख सकते हैं। ठीक, तो किस तरीके से रखेंगे, तो बी का हेल्प लेना होगा, एक और स्टैंड लिए हम हेल्प लेने के लिए, यहां से हम सी में ट्रांसफर करेंगे। देखो कैसे करेंगे, 3 है ना, 3 को पहले हम यहां ले आए, 3 यहां से कट गया। ठीक है, उसके बाद 2 है ना, 2 को हम यहां ले आए, ये क्या है 2 ले आए, यहाँ क्या है 3 ले आए। ठीक, 2 यहां ले आए, ये भी यहां से कट गया, बचा यहाँ 1 बचा है, 3 है ना, 3 को हम यहां लेकर गए, 2 के ऊपर में तो 3 रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 2 के ऊपर में हम यहाँ रख दिए 3। अब यहाँ से 3 हट गया, अब यहाँ 1 है ना, 1 को देखो यहाँ लेकर चले आए, यहाँ क्या आ गया, यहाँ पर 1 आ गया। ठीक, अब उसके बाद में लाना क्या है, 2 और 3 को यहाँ लाना है, 3 को हम यहाँ जाकर 1 यहाँ से कट गया, 3 को जाकर यहाँ हम रखते हैं, नीचे में कोई नहीं है 3 हम रख सकते हैं, ऐसे 3 तो ऐसे किसी पर रख भी सकते, सबसे स्मॉल 3 ही है, 3 को हम यहाँ ले गए, ये हम हटा दिए। ठीक है, अब बचा यहाँ क्या 2 बचा है, 2 को हम इसके ऊपर ले आए, क्योंकि ये क्या है 1 है, 1 के ऊपर में 2 हम ला सकते हैं, 1 से स्मॉलर है 2। ठीक है, अब 3 यहाँ था तो 3 को भी यहाँ से यहाँ लेकर चले आए, ये क्या बन गया 3 बन गया, यहां से भी कट गया। मतलब क्या है, जिस सीक्वेंस में ए में स्टोर था, नीचे में 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, यहां भी देखो 1 2 3 ये स्टोर्ड हो गया ना। किसके हेल्प से किए हैं भाई, हम बी का हेल्प लिए हैं। मतलब क्या, हम लोग ए से सी में ट्रांसफर तो कर रहे हैं, सारे डिस्क को सेम ऑर्डर में ट्रांसफर कर रहे हैं, लेकिन विद द हेल्प ऑफ बी के बिना हेल्प के हम नहीं कर सकते थे। ठीक है, यही जो प्रॉब्लम है इसको हम लोग बोलते हैं टावर ऑफ हनोई, TOH। ठीक है, मतलब क्या है, टावर ऑफ हनोई, यही प्रॉब्लम है, कैसे ट्रांसफर करना है ये हम लोग समझ गए। फिबोनाची सीरीज में क्या है, हम लोग देखते थे क्या फिबोनाची सीरीज में, क्या इस तरीके से रहता था, इस तरीके से ऐसा अरेंज किया हुआ था, जैसे 0 1 2 3 4 5 इस तरीके से। और कैसा वैल्यू कैसा मिलता था हम लोग को, कि मतलब फीब ऑफ अगर 5 चाहिए तो हम लोग क्या करते थे, फीब ऑफ 4 प्लस फीब ऑफ 3 ऐसा करते थे। मतलब क्या कि फीब ऑफ n का अगर हम बात करते हैं, फीब ऑफ n इक्वल टू, तो क्या करते थे, फीब ऑफ n माइनस 1 प्लस फीब ऑफ n माइनस 2 इस तरीके से। ये क्या है, देखो n को जब हम कॉल किए हैं, फीब ऑफ n जब हम कॉल किए हैं, फीब ऑफ n माइनस 1 कॉल हो रहा है, फिर फीब ऑफ n माइनस 2 कॉल हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि सेम फंक्शन अपने आप कॉल कर रहा है, वैल्यू थोड़ा चेंज हो गया है, n से n माइनस 1 हो गया है, लेकिन फंक्शन तो सेम है। मतलब क्या है, रिकर्सन है यहाँ पर।
इस रिकर्सन को हम लोग, इस रिकर्सन के लिए हम लोग क्या करेंगे, जहां रिकर्सन है वहां पर स्टैक यूज कर रहे हैं, यहां पर स्पेशल टाइप के लिए ये क्या है, एक स्पेशल नंबर का सीरीज रहता है, सब फिबोनाची सीरीज, इसके लिए भी हम स्टैक को यूज करते हैं। ठीक है, मतलब क्या है, यहाँ देखो डबल कॉल हो रहा है ना, ऐसे क्या था कि ये है जो एक बार ही ये को कॉल कर रहा है, यहाँ क्या है दो बार हम कॉल कर रहे हैं, ये पार्टिकुलर पैटर्न एक फिबोनाची सीरीज है, तो इस पैटर्न के लिए हम लोग यूज करेंगे, इसको अच्छे से इलैबोरेट करके सही से देखेंगे, सही तरीके से एक्सप्लेन करने वाले हैं इसको कि कैसे ये काम कर रहा है, स्टैक का क्या हेल्प है, स्टैक का साइज को हम कम भी कर सकते हैं, क्या हो सकता है इसमें जो नॉर्मल जो स्टैक का साइज लग रहा हो वो कम कर सकते हैं, कैसे कम कर सकते हैं, डायनेमिक प्रोग्रामिंग अगर लेंगे हम इसमें तो स्टैक का साइज हम कम कर सकते हैं। अगर डायनेमिक प्रोग्रामिंग हम यूज कर देंगे तो यहां पर स्टैक का साइज कम होगा। डायनेमिक प्रोग्रामिंग था क्या कि एक काम को एक बार ही करना है, एक काम को एक बार ही करना है, समझ रहे हो बात को, रिपीट नहीं करना, सेम वर्क को अगेन रिपीट नहीं करना। जैसे क्या कि मान लो यहाँ पर फिब ऑफ n-1 की अगर मान लो n का वैल्यू कितना है 8 है, n-1 कितना हो गया 7, फिर से n-1 6, फिर से n-1 5, फिर से n-1 4, ऐसा हो रहा है, फिर 3 होगा 2 होगा 1 होगा। जब n-1 यहाँ पर n का वैल्यू जब 8 रहेगा n-1 कितना है 7 होगा, n-2 कितना होगा 6 होगा, 6 कैलकुलेट करने का अलग से जरूरत था, इसको फाइंड करने का जरूरत था, हम लोग को नहीं था फाइंड करने का जरूरत। क्यों नहीं जरूरत था भाई, क्योंकि जान रहे हैं कि n-2 अगर नहीं भी यहां हम करते हैं तभी n-1 वाले से ही अपने आप 6 कहीं ना कहीं आने वाला है, फिब ऑफ 6 ऐसे भी फाइंड हो जाएगा। समझ रहे हो बात को, मतलब क्या है कि यहाँ डायनेमिक प्रोग्रामिंग भी यूज करके देखेंगे किस तरीके से हम टाइम और स्पेस को सेव कर सकते हैं वहां पर। ठीक है, डायनेमिक में कैसे हम सेव कर सकते हैं टाइम और स्पेस। अब टाइम केवल सेव कर सकते हैं या स्पेस हो सकता है ग्रेटर हो जाए, कुछ देखेंगे वो चीज, समझ रहे हो। टाइम सेव कर रहे हैं, जनरली ऐसा होता है डायनेमिक में कि टाइम सेव करने के चक्कर में थोड़ा सा स्पेस बढ़ जाता है। क्यों बढ़ता है भाई, कि जब हम बोले यहां पर कि पहले से यहां पर 6 फाइंड रहेगा तो 6 कहां पर फाइंड करके रहेगा, अरे कोई तो लोकेशन होगा, कोई तो मेमोरी होगा जहां पर सेव करेंगे, तो जहां सेव करते हैं उसको बोलते हैं टेबल। एक टेबल हम लोग लेते हैं जिस टेबल में जो पर्टिकुलर वैल्यू हम फाइंड कर लिए वो पर्टिकुलर वैल्यू को हम टेबल में स्टोर कर लेंगे ताकि बाद में जब रीयूज करने का टाइम आए उसको हम रीयूज करते हैं, बस यही चीज है यहाँ पर। ठीक है, अब हम लोग आते हैं अपने क्वेश्चन पर आते हैं। इसके बाद में मेरा क्या था, रिकर्सन था, रिकर्सन के लिए एक हम क्वेश्चन देख रहे हैं। ठीक है, रिकर्सन के लिए एक क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं सही से। ठीक है, एक क्वेश्चन क्या है रिकर्सन में, प्रिंट एरे ऑफ n एलिमेंट्स। क्या करना है भाई, हम लोग को प्रिंट करना है एक एरे को, n एलिमेंट का साइज है, इसका साइज इसका n एलिमेंट का है। ठीक है, n साइज है इसका। ठीक है, एक एरे यहां पर गिवन है, एक एरे a मान लो गिवन है, क्या है i इक्वल टू 1 to j इक्वल टू 7 तक। i क्या है, इनिशियल पॉइंट को बता रहा है, j क्या है, लास्ट वाले ब्लॉक को बता रहा है। ठीक है, i किसको पॉइंट कर रहा है, i एक पॉइंटर है, मान लो ये फर्स्ट वाले ब्लॉक को पॉइंट कर रहा है और j है जो लास्ट वाले ब्लॉक को पॉइंट कर रहा है। ठीक है, अब यहां पर देखो क्या किए हैं हम लोग, प्रिंट एरे है ना, तो एक फंक्शन हम लिए हैं pa मतलब क्या होगा, प्रिंट एरे। एरे को प्रिंट करने के लिए एक फंक्शन का नाम हम लोग pa लिख लिए। ठीक है, क्या कर रहा है भाई, एरे a, पहले एरे a हम पास किए हैं, उसके बाद i का लोकेशन हम बताए, फिर j को पास किया, मतलब i और j का लोकेशन को हम बता दिए कि भाई एरे a है, कहां से स्टार्ट हो रहा है कहां एंड हो रहा है, ये सबको प्रिंट करना है, इस बात को हम बता दिए पहले। अब इसमें कंडीशन हम क्या चेक कर रहे हैं, फर्स्ट वाले में देखो क्या कंडीशन चेक किए हैं, इफ i इक्वल टू j, मान लो i और j इक्वल रहे, अगर i और j इक्वल रहे तब क्या करेंगे, तो जब i और j इक्वल होगा मतलब क्या है, i जिस पोजीशन को पॉइंट कर रहा होगा j भी उसी पोजीशन को पॉइंट कर रहा है। इसका मतलब क्या है, केवल एक ही एलिमेंट है एरे में, सिंगल एलिमेंट है एरे में, यही बात हुआ ना। i और j का पोजीशन अगर सेम है, अभी क्या बोल रहे हैं कि ये स्टार्टिंग पोजीशन है ये लास्ट पोजीशन है, तो ये स्टार्टिंग और लास्ट सेम कब होता है, जब एक ही एलिमेंट रहे। एक ही आदमी एग्जाम दिया है, वही फर्स्ट करेगा वही लास्ट भी करेगा, तो फर्स्ट और लास्ट अगर एक ही आदमी है, इसका इनडायरेक्ट मीनिंग क्या कि एक ही आदमी एग्जाम दिया है, बस वही चीज यहां भी है। i इक्वल टू j है मतलब कि एक ही एलिमेंट है, जब एक एलिमेंट है तो क्या करना है भाई, सिंपली प्रिंट कर दो a ऑफ i, a ऑफ i को हम प्रिंट कर दे, printf a ऑफ i को हम प्रिंट कर लिए सिंपली, बस बात खत्म हो गया यहाँ पर। लेकिन अगर नहीं रहे ऐसा, i इक्वल टू j अगर नहीं रहे तब क्या करने वाले हैं, तो इस पार्ट में हम क्या करने वाले हैं, printf a ऑफ i, पहले हम a ऑफ i को प्रिंट करेंगे,
अगर ऐसा नहीं है, आई इक्वल टू जे नहीं है, मतलब क्या है, रियल सिचुएशन में क्या दिख रहा है, आई यहां पर है, जे यहां पर है, आई इक्वल टू जे नहीं है, ठीक है, तो क्या करना, प्रिंट एफ ए ऑफ आई, ए ऑफ आई को प्रिंट करना है, आई में क्या वैल्यू है, 5 है, मान लो 5 यहां प्रिंट हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या किए हैं, पी ए मतलब क्या, प्रिंट एरे, सेम फंक्शन जो यहां पर पी ए था, सेम फंक्शन को हम कॉल कर दिए हैं, और क्या इसमें पास कर रहे हैं, एक एरे ए, हम एरे ए का बेस एड्रेस पास कर दिए, फिर आई प्लस 1 पास किए, फिर जे, मतलब पहले आई यहां था ना, अब आई को यहां से काट कर यहां बना लिए हैं, ठीक है, आई प्लस 1, एक स्टेप, एक ब्लॉक आगे फॉरवर्ड चला जाएगा, आई प्लस 1 मतलब क्या है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक स्टेप पे मूव करने वाला है, ठीक है, तो आई प्लस 1 हो गया, जे तो लास्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या है, सेम फंक्शन हम अप्लाई कर रहे हैं इस एरे में, लेकिन आई प्लस 1 से लेकर जे तक, मतलब आई प्लस 1 से लेकर, आई यहाँ, आई प्लस 1 यहाँ, आई प्लस 1 से लेकर जे तक। जब इसके लिए सेम कोड को हम एग्जीक्यूट करेंगे तो क्या देखेंगे, इफ आई इक्वल टू जे, नहीं आई जे इक्वल नहीं है, इस पार्ट में आएंगे, प्रिंट एफ ए ऑफ आई, ए ऑफ आई, आई कहां पर है, 10 के पास में है, मतलब क्या 10 को प्रिंट हो गया, 10 प्रिंट हो गया, फिर से क्या करेंगे, प्रिंट एरे ए आई प्लस 1, फिर से आई को हम यहाँ इंक्रीमेंट कर रहे हैं, क्या है भाई, थर्ड वाले में चला गया, जे लास्ट में ये भी है, जे लास्ट में ही है। जब इसके कोड को हम रन करवाएंगे तो क्या रहेगा, आई इक्वल टू जे है, क्या आई इक्वल टू जे है, नहीं है, इसका मतलब इल्स पार्ट में है, इल्स पार्ट में क्या, प्रिंट एफ ए ऑफ आई, ए ऑफ आई में क्या है, 15 है, क्या है, 15 है, 15 को हम यहाँ प्रिंट कर दिए, प्रिंट किए, उसके बाद में फिर से फंक्शन कॉल किए हैं, क्या क्या किए हैं, पी ए, प्रिंट एरे ए आई प्लस 1 जे किया है, आई प्लस 1 मतलब क्या, आई को हम इंक्रीमेंट किया, आई को यहां से हम यहां लेकर चले आए, आई को यहां से हम यहां लेकर चले आए, फिर से इसके लिए फिर से यही कोड करना है, क्योंकि सेम फंक्शन है ना, तो कोड तो सेम ही रहेगा, मतलब क्या है, इस फंक्शन पर आए, फिर देखिए आई इक्वल टू जे है क्या, नहीं, आई इक्वल टू जे नहीं है अभी, उसके बाद में प्रिंट एफ क्या करना है, ए ऑफ आई, ए ऑफ आई मतलब यहाँ ए ऑफ आई में क्या है, वैल्यू 20 है, क्या प्रिंट किए, 20 को प्रिंट कर दिए, उसके बाद में पी ए, सेम फंक्शन कॉल हुआ है, क्या भाई, ए आई प्लस 1, आई प्लस 1 आई को इंक्रीमेंट करके हम यहाँ लेकर चले आए, ठीक है, जे तो सेम पोजीशन है, जे में कोई चेंजिंग नहीं है। उसके बाद में इसके कोड को जब हम रन करवाते हैं तो आई इक्वल टू जे है क्या, नहीं, आई 5 पर है और जे 7 पर है, अभी भी इक्वल नहीं है, इस पार्ट में आए, प्रिंट एफ ए ऑफ आई, ए ऑफ आई का मतलब क्या हो गया, आई है जो फिफ्थ पोजीशन में है, यहाँ वैल्यू क्या है 25, तो यहाँ पर 25 को हम प्रिंट करवा लिए। इसके बाद में क्या है, फंक्शन हम कॉल किए हैं, क्या पी ए फंक्शन फिर से कॉल किए, यहाँ क्या है, ए आई प्लस 1 और जे, आई को हम फिर से यहाँ पर इंक्रीमेंट कर लिए, फिर से इस कोड को रन करवा, आई इक्वल टू जे है क्या, नहीं, आई 6 को कर रहा है पॉइंट और जे 7 को कर रहा है, नहीं है इक्वल, तो इस पार्ट में आए, प्रिंट एफ करना है क्या, ए ऑफ आई, आई में क्या वैल्यू है 30 है, मतलब क्या हुआ 30 को हम यहाँ प्रिंट कर दिए। उसके बाद में क्या है, सेम फंक्शन कॉल हुआ है, ए आई प्लस 1 जे, यही फंक्शन है, आई प्लस 1 करना है, आई को यहां से बढ़ाकर यहां लेकर चले आए हम, ठीक है, फिर इसके कोड को रन करवाते हैं, यहाँ क्या चेक करेंगे, इफ आई इक्वल टू जे, आई इक्वल टू जे है या नहीं, यहाँ क्या देख रहे हैं कि आई भी 7 को पॉइंट कर रहा है और जे भी 7 को पॉइंट कर रहा है, मतलब कि आई इक्वल टू जे है, जब आई इक्वल टू जे रहे तो क्या करना है, प्रिंट एफ ए ऑफ आई, प्रिंट करना है ए ऑफ आई को प्रिंट करना है, मतलब कितना हो गया 35 प्रिंट हो गया। प्रिंट करने के बाद कहाँ जाना है, प्रिंट करने के बाद में एग्जिट हो जाएगा, ये जो फंक्शन है एग्जिट हो गया, मतलब क्या है, प्रिंट करने के बाद में ये क्या है, इल्स पार्ट में नहीं जाएंगे ना, जब इफ का पार्ट का कंडीशन सही हो जाए, इल्स में क्यों जाएंगे फिर, मतलब क्या है, यहां पर अभी जब आई इक्वल टू जे आया तो यहां पर कोई फंक्शन कॉल नहीं हुआ है, मतलब क्या है, ये टर्मिनेशन कंडीशन है, जब आई इक्वल टू जे रहे तो प्रिंट करके टर्मिनेट कर जाना है, ये क्या है, टर्मिनेशन कंडीशन है, एलिमिनेशन कंडीशन है, एलिमिनेट हो रहा है, ठीक है, ये बात को हम लोग समझ लिए यहां पर। अब सेम फंक्शन को हम इस फॉर्मेट में अगर देखते हैं, सेम जो अभी काम किए हैं उसको हम इस तरीके से देख रहे हैं, देखो क्या देख रहे हैं, PA-A17 हम कॉल किए थे, यही किए थे ना, प्रिंट एरे A17, आई 1 पर था और J 7 पर था, 17 किए थे। उसके बाद फर्स्ट वाले में क्या है, फर्स्ट फॉल्स हुआ था, कुछ नहीं किए थे। सेकंड में क्या आया था, इल्स पार्ट में क्या था, सेकंड स्टेटमेंट में क्या, फर्स्ट स्टेटमेंट फॉल्स हुआ था, यहाँ पर फर्स्ट तो फॉल्स हो गया। सेकंड में जब आया, सेकंड में क्या प्रिंट करना है, प्रिंट क्या किए, 5 को हम प्रिंट किए, 5 को हम प्रिंट कर लिए। थर्ड में इस फंक्शन को कॉल कर दिए, देखो फिर से एक फंक्शन हम यहाँ पर इस तरीके से थर्ड में कॉल किए हैं। थर्ड में ये फंक्शन को हम कॉल किए, क्या फंक्शन कॉल किए भाई,
27 किए हैं। यहाँ पर 17 था, यहाँ 27 किए। क्यों? क्योंकि इंक्रीमेंट करना है, i + 1 करना है यहाँ पर, ठीक है। 27 हम यहाँ पर कर दिए। उसके बाद फर्स्ट में गए, पहला स्टेटमेंट में गए, पहला क्या i = j, फॉल्स हो गया, ठीक है। यहाँ दिख रहा है, यहाँ 2 है i, यहाँ 7 है, फॉल्स हो गया। उसका 2 में गए तो प्रिंट करना है इस डेटा को। सेकंड में जो है, सेकंड में जो डेटा, सेकंड में क्या है, 10 है, तो 10 जैसे यहाँ प्रिंट हो गया वैसे ही यहाँ पर प्रिंट हो गया, सेकंड सही है। थर्ड में आए तो एक फंक्शन कॉल कर दिया गया है, ठीक है। क्या फंक्शन कॉल है भाई? ए, यहाँ पर 2 है i, तो यहाँ i 3 होगा, क्योंकि i + 1 करना है बार बार, ठीक है। 3 हो गया, यहाँ 7 हो गया। पहला ऐसे ही फॉल्स हो गया, क्योंकि ये 3 है, ये 7 है, इक्वल नहीं है तो फॉल्स हो गया। इक्वल रहने में एग्जीक्यूट करेगा पहला, ठीक है। फर्स्ट वाला इक्वल रहेगा तभी एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। तो यहाँ हम देख लिए, यहाँ क्या है, PA 47 है, 47 इक्वल है क्या? नहीं। तो यहाँ भी 1 तो फॉल्स हुआ है। अच्छा, यहाँ इसके पहले 3 और 7 में देखो, ये फॉल्स हुआ। 2 के लिए 15 प्रिंट करवाया है, 15 प्रिंट हो गया है। उसके बाद 3 में फंक्शन कॉल कर दिया, क्या, i का वैल्यू 3 से 4 कर लिया है, j उतना ही है, 7 ही है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, 1 फिर से फॉल्स हुआ है। 2 में प्रिंट करवाया 20, 2 में 20 प्रिंट करवाया, 20 कहाँ है, देखो 4th प्लेस पर है, 4th यहाँ, i का वैल्यू 4 है, ठीक है। 20 प्रिंट हो गया। थर्ड में क्या है, इस फंक्शन कॉल को कॉल किया है, 4,7 है ना, तो अब 4 की जगह पर 5 बन गया। i फिर से इंक्रीमेंट हो गया 1 से, ठीक है। ये हम लोग देख लिए, इंक्रीमेंट हो गया 1 से। इसके बाद देखते हैं 5,7 में क्या इक्वल है क्या? नहीं है, मतलब 1 फिर से फॉल्स हो गया। 2 में जब आए 25 प्रिंट होता है, कैसे? 5th वाले में 25 है, 5th वाले में, 5th जो है 5th ब्लॉक में यहाँ पर क्या है, 25 को प्रिंट कर दिया है यहाँ पर, तो ये भी एग्जीक्यूट हो गया। उसके बाद थर्ड स्टेटमेंट में आते हैं। थर्ड में क्या करना है, थर्ड में क्या करना, फंक्शन कॉल करना है, i + 1 करके। यहाँ 5 7 है, तो यहाँ पर क्या हो गया, 6 7 हो गया, ठीक है। तो यहाँ क्या करना है, अब फिर से वो 1 पर गए, कंडीशन क्या है, 6 और 7 इक्वल है क्या? नहीं है, मतलब 1 फिर से फॉल्स हो गया, ठीक है। 2 में गए, 2 में क्या किया, 2 में प्रिंट करवा दिया गया, सही है। थर्ड में जब गए, थर्ड में फंक्शन कॉल करना है, देखो यहाँ स्पेस नहीं है तो यहाँ हम लेकर चले आए। फंक्शन कॉल क्या करना है, 6,7 है ना, अब इंक्रीमेंट करेंगे 6 को तो 7,7 हो जाएगा। 7 7 क्या है, इक्वल है, मतलब कि यहाँ पर 1 है जो एग्जीक्यूट कर जाएगा। मतलब क्या है कि यहाँ पर 1 है जो एग्जीक्यूट कर गया है। 1 में क्या करना है, 1 में ही प्रिंट करवा लेना है, 1 में ही प्रिंट करवा लेना है। 2 और 3 का जरूरत ही नहीं है, 2 और 3 का जरूरत ही नहीं रहा यहाँ पर। समझ रहे हो बात को? यहाँ पर क्या किए हैं, PA 7,7 जब हुआ है, मतलब i और j दोनों सेम जगह है, तो क्या है, फर्स्ट वाले में क्या है, i = j जब रहे तो प्रिंट यहां से करवा लो। बाकी सब में क्या था कि यही फॉल्स हो रहा था, इफ का कंडीशन ही फॉल्स हो रहा था। इफ का जो कंडीशन है, बाकी रिमेनिंग जितना भी फंक्शन कॉल अभी हम किए थे, सब में इफ का कंडीशन फॉल्स हो रहा था। तो जब इफ का कंडीशन फॉल्स हो रहा था, हम लोग क्या कर रहे थे, इल्स पार्ट में जा रहे थे। इल्स पार्ट में क्या है, 2 स्टेटमेंट था, 2 स्टेटमेंट मिल रहा था हम लोग को। लेकिन लास्ट में हम क्या देखते हैं, 7,7 में क्या देखते हैं कि फर्स्ट वाला ही सही हो गया। फर्स्ट सही होने का मतलब क्या हो गया, यहां पर ही प्रिंट हो जाएगा। मतलब क्या प्रिंट होगा, लास्ट में 7,7 में क्या है, 35 है, यहां पर प्रिंट हो गया 1 में ही 35। तो 1 ही एग्जीक्यूट होकर 35 प्रिंट हो गया। और कुछ है क्या, कोई फंक्शन कॉल है क्या? नहीं है, मतलब कि ये प्रिंट हो गया, ओवर भी हो गया, ये प्रिंट हो गया 35। देखो इस तरीके से प्रिंट होगा अगर सेम 5 10 15 20 25 30 35, 5 10 15 20 25 30 35, ये सबके सब प्रिंट हो गया। अब इसके बाद का देखो खेल क्या है, इसके बाद वाले बताने के लिए ही इतना हम कहानी बताए हैं, ठीक। इसके बाद देखो मेन चीज क्या है, हम क्या बोल रहे हैं कि ये फंक्शन तो भाई प्रिंट होकर ओवर हो गया। यहां पर जो फंक्शन कॉल हम किए हैं PA 7,7 जो, ये तो पहला स्टेटमेंट को रन करवाया और ये ओवर हो गया। ओवर होने के बाद कहां आया, यहां पर भाई 3 ओवर हो गया, 3 ओवर हो गया। जब 6,7 में जब 3 ओवर होगा तो नीचे में कोई और काम है क्या, कोई और लाइन ऑफ कोड है क्या? थर्ड जब ओवर हो गया, थर्ड का मतलब यही है, थर्ड ओवर हो गया, कोई और काम है क्या? नहीं है। मतलब कि जब यहां से रिटर्न हम हुए, ये जब ओवर हुआ है, मतलब क्या बोल रहे हैं, जब ये फंक्शन ओवर हुआ, इसका इनडायरेक्ट मीनिंग क्या है कि इस पर्टिकुलर फंक्शन का थर्ड वाला स्टेटमेंट ओवर हुआ है, यही है ना जी। सिंपल सोचो, यहां पर हम क्या बोल रहे हैं कि थर्ड स्टेटमेंट में हम इसको कॉल किए हैं फंक्शन को, तो जब फंक्शन ओवर हुआ मतलब कि थर्ड स्टेटमेंट ओवर हुआ है। देखेंगे क्या यहां पर, इसमें क्या देखेंगे, इसमें क्या देखेंगे कि थर्ड स्टेटमेंट के बाद में कोई स्टेटमेंट है क्या?
कुछ काम भी करना है क्या? देख रहे हैं कि थर्ड के बाद में कुछ भी नहीं है, मतलब कि ये ओवर हुआ तो सेम टाइम में ए भी ओवर हो गया है, सेम टाइम में ए भी ओवर हो गया। जब ए ओवर हुआ तो क्या देख रहे हैं, इसके ऊपर में क्या देख रहे हैं, ये एक्चुअली फंक्शन था क्या, ये थर्ड स्टेटमेंट था इस पार्टिकुलर फंक्शन का, इस पार्टिकुलर फंक्शन का थर्ड स्टेटमेंट था। ये जैसे ही ओवर होता है तो इस ये जो फंक्शन है इसका थर्ड स्टेटमेंट ओवर हो गया। इसमें आएंगे, इसके कोड में आएंगे फिर हम कि थर्ड के बाद में कुछ और है क्या, नहीं कुछ भी नहीं है, मतलब क्या ये भी ओवर हो गया। सिंपल देखो, यहां से यहां हम रिटर्न हुए, कोई काम नहीं करना पड़ रहा है, यहां से यहां रिटर्न हुए, कोई काम नहीं करना पड़ रहा है, यहां से यहां भी आएंगे तो कोई काम नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि सबका थर्ड स्टेटमेंट में ही नया फंक्शन कॉल हुआ था, सबका देखो थर्ड स्टेटमेंट में ही नया फंक्शन कॉल हुआ था, और थर्ड स्टेटमेंट के बाद में कोई स्टेटमेंट है नहीं यहां। मतलब क्या है कि जब रिटर्न हो रहे होंगे, जब रिटर्न हो रहे होंगे तो कोई भी काम नहीं रहेगा, जब रिटर्न हो रहा है तो कोई काम नहीं है। मतलब क्या, जब नया फंक्शन तो हम कॉल कर रहे हैं, रिकर्सिव फंक्शन कॉल तो कर रहे हैं, लेकिन व्हाइल रिटर्निंग, रिटर्निंग के टाइम में कोई एक्स्ट्रा काम नहीं है, बस इसको ही बोलते हैं टेल रिकर्सिव प्रोग्राम। व्हाइल गोइंग बैक नो वर्क, इसका मतलब क्या है, टेल रिकर्सिव है। टेल रिकर्सिव जो बोलते हैं इसको ही बोलते हैं, जो पहला जो था टेल रिकर्सिव, इसको ही बोलते हैं। क्या है भाई, जब रिटर्न हम कर रहे होंगे तो रिटर्न करते टाइम में कोई काम नहीं रहे, समझ रहे बात को, रिटर्न करते टाइम में कोई काम नहीं रहे। अब एक और चीज देखो, एक और चीज देखो, बोलो कि अच्छा रिटर्न करते टाइम में कैसा काम होता है, किस टाइप का, देखो सिंपल देखो, मान लो थर्ड यहां पर ऐसे है, इसके बाद में एक फोर्थ स्टेटमेंट ऐसा रहता, प्रिंट एफ ए ऑफ आई प्लस 1, इस तरीके से प्रिंट करना रहता है। ए ऑफ आई में जो वैल्यू है प्लस 1, मतलब क्या है कि 5 यहां है, जब रिटर्न कर रहे होते यहां पर, रिटर्न कर रहे होते जब यहां पर, तो लास्ट में तो कुछ नहीं करना है, लास्ट में तो फोर्थ तक जाएगा नहीं, ये लास्ट वाले में तो फर्स्ट में ही खत्म हो गया, ओवर हो गया, फोर्थ तक जाना ही नहीं है, क्योंकि इल्स पार्ट में 2 3 4 करना है। ठीक है, तो जिसका 3 कॉल हुआ है, जिसका 3 कॉल हुआ, जब यहां से लौट कर आया तो यहां क्या बचेगा, फोर्थ बचेगा। फोर्थ में क्या करना है, फोर्थ में प्रिंट करवाना है, क्या करना है भाई, ए ऑफ आई प्लस 1। आई अभी कहां पर है, आई है कहां पर, अभी आई का वैल्यू अभी कहां है, जब यहां से हम लौट रहे हैं, यहां से लौट रहे हैं, ये फंक्शन कॉल हुआ तो 7,7, ये फंक्शन ओवर हो गया। इस फंक्शन के लिए आई कहां पर है, 6 पर है, मतलब क्या 6 में कुछ वैल्यू है ना, 6 में क्या है, 30 है, तो यहां जब फोर्थ के लिए प्रिंट करवाएंगे, जब लौट कर आए तो थर्ड ओवर हो गया, क्या करेंगे, फोर्थ के पास हम आएंगे, फोर्थ में क्या है, प्रिंट करना है, तो 31 प्रिंट हो गया। फिर जब ये ओवर हो जाएगा तो यहाँ पर थर्ड पर आए, वो क्या बोले हम इस फंक्शन को, भाई थर्ड ओवर हो गया है, तो ये क्या बोलेगा, ठीक है थर्ड ओवर हो गया, फोर्थ को एग्जीक्यूट करते हैं। अब फोर्थ में क्या है, ये पार्टिकुलर काम है, रिटर्न होते टाइम में एक काम को करना है। क्यों, इसका रीजन देखो, सिंपल रीजन है, सिंपल रीजन है। जब हम एक्सपेंड कर रहे थे, मान लो कोई एक फंक्शन है, कोई एक फंक्शन को लेते हैं, इसमें पहला लाइन है, दूसरा लाइन है, तीसरा लाइन है, चौथा लाइन है और पांचवा लाइन है, इस तरीके से। मान लो यहां कुछ कोड है, यहां भी कुछ कोड है, इस फंक्शन का कोड है सबके सब, ठीक, ये फंक्शन के अंदर में फंक्शन का कोड है, यहां भी कुछ कोड है, कुछ पार्टिकुलर कोड है, कुछ काम हो रहा है। यहां पर क्या किया है, सेम फंक्शन को कॉल कर दिया गया, ठीक है, सेम फंक्शन को कॉल कर दिया गया। अब देखो हो क्या रहा है, सिंपली देखो अच्छे तरीके से क्या हो रहा है। यहां पर जब ये फंक्शन को कॉल किए हम, तो अपना पहला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर लिया खुशी खुशी, दूसरा भी कर लिया, तीसरा भी कर लिया। जब फोर्थ में आया तो क्या देखता है कि एक फंक्शन कॉल करना है, तो क्या करेगा भाई, फोर्थ को छोड़कर फिफ्थ के पास तो नहीं जा सकता है, स्किप नहीं कर सकता, सीरियल ऑर्डर में करना है। जब फोर्थ में आया, फोर्थ में एक नया फंक्शन कॉल हो गया, फोर्थ में एक नया फंक्शन कॉल हो गया, जहां पर कि फिर से 1 2 3 4 5 ऐसा है। यहां पर 1 में कुछ कोड है, 2 में कुछ कोड है, 3 में कुछ कोड है, 4 में फिर से एक फंक्शन कॉल है, 4 में फिर से एक फंक्शन कॉल है, ठीक है। तो क्या कर रहा है कि जब ये फंक्शन ओवर होगा, सिंपल सोचो, जब ये फंक्शन ओवर हो जाएगा, इसका मतलब क्या है कि फोर्थ स्टेटमेंट ओवर हुआ है, फिफ्थ तो अभी बचा हुआ ही है। समझ रहे हो बात को, हम क्या बोल रहे हैं कि ये फंक्शन ओवर हो गया। ये फंक्शन था कहां, ये फंक्शन स्टैक में चला गया था ना,
ये फंक्शन है जो स्टैक में चला गया था ना, इसके ऊपर में नया फंक्शन था। जब ये फंक्शन ओवर होता है, यहां से देखो ये इसको कॉल किया है फंक्शन को, ये फंक्शन कॉलिंग सीक्वेंस है। किस तरीके से कॉल किया है, जब रिटर्न होगा, फंक्शन एग्जीक्यूशन होगा, सबसे पहले ये एग्जीक्यूट ओवर हुआ है, ये कंप्लीट होगा सबसे पहले, ठीक है। इसके बाद में अब बोलो कि इसके अंदर भी तो ये फंक्शन है, मान लो ये फंक्शन ओवर होते हुए आ रहा है आगे से, ठीक है। हम लास्ट में देख रहे हैं, केवल अपने काम की चीजें हम बस देख रहे हैं। तो यहाँ क्या बोल रहे हैं, यहाँ के बाद रिटर्न यहाँ चला आया, रिटर्न जब यहाँ पर आया है, ये फंक्शन ओवर होने के बाद में यहाँ जब रिटर्न आया है, इसके कमांड क्या हुआ, यहाँ रिटर्न आया है, इसके जस्ट अगला स्टेटमेंट क्या है, फिफ्थ स्टेटमेंट है। मान लो फिफ्थ में कोई वर्क रहे, फिफ्थ में कुछ भी काम करना है, सिंपल समझो कि मान लो प्रिंट ही करवाना है, कुछ प्रिंट करवाना है, कुछ पर्टिकुलर वैल्यू प्रिंट करवाना है, वैल्यू आई का, आई कोई वेरिएबल होगा, कोई वेरिएबल होगा आई, हमको करना है काम, एक प्रिंट करवाना है। इसका मतलब क्या हो गया कि जब हम लौट रहे थे, लौटे हैं, जब यहां से रिटर्न हुए हैं हम, उसके बाद में कुछ काम है, उसके बाद में कुछ काम है यहां पर। तो सिंपल इसका मीनिंग क्या हो गया, सिंपल मीनिंग क्या हो गया कि जब तक ये कोड को हम एग्जीक्यूट नहीं कर लेते हैं, इस फंक्शन को ओवर हम नहीं करेंगे। इनडायरेक्ट मीनिंग हुआ ना भाई, इस फंक्शन को ओवर करने का मतलब क्या है कि सब के सब जितना भी है 1 2 3 4 5 इसका कंप्लीट कोड को एग्जीक्यूट करना, यही होता है ना। किसी फंक्शन को कंप्लीट करने का मतलब क्या है, इसके अंदर में जितना भी कोड लिखा हुआ है सब कोड को रन करवाना, जितना भी लाइंस है कोड में, ठीक है, ये बात कंफर्म है। इसके बाद में हम क्या बोल रहे हैं कि फोर्थ में एक नया फंक्शन कॉल हुआ है, फिफ्थ बचा हुआ है, मतलब फिफ्थ को भी करना है। मतलब क्या कि जब तक ये नहीं ओवर होगा, जब तक फोर्थ नहीं ओवर होगा, तो फिफ्थ हम कैसे कर सकते हैं। जब तक फोर्थ स्टेटमेंट ओवर नहीं होता है, फिफ्थ हम कर नहीं सकते हैं, ये भी बाउंडेशन है। मतलब क्या है कि इस फंक्शन का ओवर होने का हम वेट करेंगे कि जब ओवर होगा तो फिर और कुछ काम हमको करना है। जब फोर्थ ओवर होगा तब फिफ्थ करना है हमको। फोर्थ में एक फंक्शन है, मतलब क्या, ये जो फंक्शन है, नीचे वाला जो फंक्शन है, ये वेट कर रहा है ऊपर वाले फंक्शन का कि ऊपर वाला फंक्शन ओवर होकर जब नीचे आएगा तब कुछ रिमेनिंग काम है करना है। मतलब क्या, जब तक ये ओवर नहीं हो जाता है तब तक इसको वेट करवाना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि एक नया फंक्शन कॉल हुआ तो इसको हम भूल गए, नहीं बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये कंप्लीट अभी नहीं हुआ है, ये कंप्लीट नहीं हुआ है। अगर बिना कंप्लीट किए इसको हम भूल जाते हैं, मतलब कि जो प्रोग्राम है रन कर रहे हैं हम, उसके आउटपुट को हम डैमेज कर रहे हैं, उसके आउटपुट को हम हैम्पर कर रहे हैं। समझ रहे हो, आउटपुट आना कुछ और था, आ जाएगा कुछ और आउटपुट, तो गलत आउटपुट मिल जाएगा। समझ रहे हो बात को। मतलब क्या, इसका पूरा कंप्लीट कोड को एग्जीक्यूट करने के लिए इसको वेट करवाना होगा। जबकि यहां पर क्या था कि यहां पर मान लो एक नया फंक्शन कॉल हुआ था ना, जैसे ही ये ओवर हुआ, इसमें कोई काम नहीं रहा, ये भी ओवर हो गया। क्या करेंगे भाई, ये कॉल करके इसको हम हटा देते, स्टोर नहीं करते। ये कॉल किए इसको हम हटा देते, ये कॉल किए इसको हटा देते, ये कॉल किए इसको हटा देते, नया कॉल करेंगे हटाते जाएंगे। तो रिटर्निंग में मान लो कोई फंक्शन ना भी मिले, कोई फंक्शन मान लो यहां पर बहुत सारा फंक्शन हम इस तरीके से स्टोर किए थे, पीए मान लेते हैं, जब वापस लौट कर आ गए, ये पहले ही खत्म है, नहीं है यहाँ पर, वापस लौट के यहाँ पर कोई फंक्शन नहीं मिला, कोई प्रॉब्लम होगा क्या? कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। क्यों? क्योंकि रिटर्निंग कोई काम करना भी नहीं था। ये ऐसे भी जान रहा है कि थर्ड स्टेटमेंट में ही इस फंक्शन को एग्जीक्यूट करवाना है, इसके बाद में कोई और काम है भी नहीं, तो इस फंक्शन के पास जाने का जरूरत ही क्या है, नहीं है जरूरत। समझ रहे हो। तो रिटर्निंग के टाइम में जब पिछला फंक्शन का जरूरत नहीं है कुछ भी, इसी को हम लोग बोलते हैं टेल रिकर्सिव बोलते हैं। और जब रिटर्निंग टाइम में पहले वाला फंक्शन का जरूरत है, नीड अगर है, आउटपुट में कुछ और वैल्यू आने वाला अगर है, इसको हम लोग बोलते हैं नॉन टेल रिकर्सिव। तो एक चीज जान लो, जो टेल रिकर्सिव है तो रिटर्निंग टाइम में कोई वर्क नहीं है, नॉन टेल में रिटर्निंग टाइम में वर्क है। ये तो हम लोग समझ गए बेसिक चीज। एक और चीज जानो कि टेल रिकर्सिव में जब रिटर्निंग टाइम में वर्क नहीं है तो हम स्टैक में स्टोर क्यों किए हैं, हम स्टैक में स्टोर क्यों किए? आखिर रिकर्सन है तो स्टैक अपने आप यूज करना है। यहाँ पर रिकर्सिव प्रोग्राम ऑटोमेटिकली स्टैक यूज कर लेगा, लेकिन हम क्या बोल रहे हैं कि रिटर्निंग में कोई काम नहीं है। अगर ऊपर वाला फंक्शन नहीं भी रहे, एक बार कॉल कर दे थर्ड वाले में फंक्शन को, उसके बाद अगर खुद डिलीट हो जाए, खुद खत्म हो जाए, तब भी कोई दिक्कत नहीं होने वाला है।
मतलब क्या है कि इसमें जो स्टैक जो हम यूज कर रहे हैं वो स्टैक फालतू का यूज कर रहे हैं, यूजलेस काम हम कर रहे हैं। समझो, आराम से समझो, सिंपल चीजें हम बता रहे हैं। हम क्या बोल रहे हैं, अभी हम क्या बोले कि टेल रिकर्सिव प्रोग्राम का सिंपल मीनिंग क्या हो गया कि रिटर्न होते टाइम में कोई काम नहीं है। ये बात समझ गए हो? व्हाइल रिटर्निंग कोई भी काम नहीं है, ये हम जान गए। भाई रिटर्निंग में जब काम नहीं है तो फंक्शन को हम स्टोर क्यों करेंगे स्टैक में? क्यों वेट करवाएंगे? नहीं करवाएंगे। अगर हम करवा रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, हम स्टैक स्पेस को वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि ऐसे भी जब रिटर्न होता तो कोई काम तो है ही नहीं। मतलब क्या है कि जब टेल रिकर्सिव प्रोग्राम होगा, टेल रिकर्सिव जब प्रोग्राम होगा उसके लिए हम इक्विवेलेंट, जहां कहीं भी टेल रिकर्सिव प्रोग्राम होगा उसके लिए हम इजीली इक्विवेलेंट नॉन रिकर्सिव प्रोग्राम हम लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? इक्विवेलेंट नॉन रिकर्सिव प्रोग्राम हम लोग लिख सकते हैं। किसके लिए? टेल रिकर्सिव प्रोग्राम के लिए। क्यों? क्योंकि टेल रिकर्सिव में स्टैक का जरूरत ही नहीं है। टेल रिकर्सिव में जो स्टैक यूज किया जा रहा है वो फालतू का यूज हो रहा है, यूजलेस है। तो टेल रिकर्सिव के लिए नॉन रिकर्सिव प्रोग्राम हम लोग लिख सकते हैं। कैसे भाई? लूप को यूज करके हम लिख सकते हैं। जैसे क्या? सिंपल देखो, यहां ये जो फंक्शन था, ये जो फंक्शन हम लोग देख रहे थे प्रिंट करवाने के लिए, या क्या किया? रिकर्सिव कॉल हम किए हैं, यहां पीए है, यहां सेम फंक्शन कॉल किए हैं। सिंपल देखो, इसमें हम ये काम नहीं कर सकते थे क्या कि i इक्वल टू 1 कर लेते और व्हाइल i लेस देन इक्वल टू कितना है? 7 तक गया है ना जे, लेस देन इक्वल टू मान लो जे ही कर लेते हैं। चलो यहाँ यार जे इक्वल टू 7 कर ले, इनिशियल कंडीशन ऐसा दे दिए और व्हाइल लूप के अंदर में क्या कर लेते? प्रिंट एफ ए आई, इस तरीके से। तो क्या प्रिंट नहीं हो जाता है? प्रिंट होता कि नहीं होता बताओ? यहां प्रिंट होता कि नहीं? i इक्वल टू 1 है, जे इक्वल टू 7 है, व्हाइल i लेस देन इक्वल टू जे। जब तक लेस देन इक्वल टू रहेगा तब तक क्या करेगा? प्रिंट ai करते रहेगा, ये पूरे एरे को प्रिंट करवा लेगा। ठीक है, यहां पर एक और चीज कर लेते हैं, प्रिंटफ के बाद में एक और चीज कर लेते हैं, क्या? i प्लस प्लस, एक प्रिंट करवाता है उसके बाद i को इंक्रीमेंट कर लेता है बार बार। i प्लस प्लस कर लिया मतलब क्या है? एक i को प्रिंट करवाया फिर इंक्रीमेंट कर दिया। तो सेम इतना बड़ा जो हम रिकर्सिव फंक्शन कॉल किए हैं, इसके लिए डायरेक्ट हम एक लूप यूज करके यही काम को हम शॉर्ट में कर रहे हैं। यहां पर स्टैक का स्पेस भी नहीं चाहिए, स्टैक का स्पेस नहीं चाहिए ना, यहां डायरेक्टली हम प्रिंट करवा रहे हैं। स्टैक क्यों चाहिए फिर? यही बोल रहे हैं कि टेल रिकर्सिव में जो स्टैक यूज होता है वो वेस्ट होता है, क्योंकि उसके लिए इक्विवेलेंट सेम काम करने के लिए नॉन रिकर्सिव प्रोग्राम हम लिख सकते हैं जिसमें कि स्टैक का यूज नहीं है। जबकि नॉन टेल रिकर्सिव में क्या है? नॉन टेल रिकर्सिव में रिटर्न होते टाइम में काम रहता है, इसलिए हम लोग को स्टैक चाहिए ही चाहिए। हम लोग चाहते हैं कि स्टैक में स्टोर करके रखें ताकि एक फंक्शन जब ओवर हो, जब नीचे की हो रहा है, ये फंक्शन बाकी का रिमेनिंग कोड अपना एग्जीक्यूट करे। समझ रहे हो बात को? इसका मतलब कि स्टैक चाहिए 100% कंफर्म चीज है। किसमें? नॉन टेल रिकर्सिव में। तो नॉन टेल रिकर्सिव प्रोग्राम जो है उसमें नॉन रिकर्सिव प्रोग्राम लिख सकते हैं क्या? मतलब क्या है यहां पर हम क्या बोले? टेल रिकर्सिव प्रोग्राम अगर रहे तो हम नॉन रिकर्सिव प्रोग्राम लिख सकते हैं लूप का यूज करके। ठीक है, तो अब हम पूछ रहे हैं क्या कि सेम काम नॉन टेल रिकर्सिव के लिए हम कर सकते हैं क्या? सही है या गलत है? नॉन टेल रिकर्सिव प्रोग्राम के लिए हम सेम काम को कर सकते हैं क्या? क्या लगता है? नॉन टेल रिकर्सिव के लिए यहां पर क्या फील होना चाहिए? कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? तो नॉन टेल रिकर्सिव के लिए नॉन रिकर्सिव प्रोग्राम हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम क्या होगा यहां पर? यहां पर हम कंफर्म चीज जान रहे हैं कि नॉन टेल रिकर्सिव है, मतलब स्टैक का यूज होना है। इसका मतलब स्टैक में क्या ऑपरेशन होता है? पुश और पॉप ऑपरेशन होता है, स्टोर करने के लिए और रिट्रीव करने के लिए। ठीक है, तो स्टैक का जो पुश पॉप कोड है, जब रिकर्सिव प्रोग्राम लिखते थे तो रिकर्सिव प्रोग्राम अपने आप कर लिया करता था पुश पॉप। कब पुश करना है फंक्शन को, कब पॉप करना है, रिकर्सिव प्रोग्राम अपने आप कर लिया करता था। लेकिन हम क्या बोल रहे हैं कि नॉन टेल रिकर्सिव के लिए हम नॉन रिकर्सिव प्रोग्राम लिखना चाहते हैं।
तो रिकर्सन रहा नहीं यहाँ पर, तो स्टैक और स्टैक चाहिए, समझ रहे हो। सिंपल सोचो, नॉन टेल रिकर्सिव है उसके लिए स्टैक तो चाहिए ना, कंफर्म बात है। अब हम क्या बोल रहे हैं कि नॉन रिकर्सिव प्रोग्राम जब हम लिखेंगे, नॉन टेल रिकर्सिव का अगर नॉन रिकर्सिव लिखेंगे फिर वहां भी स्टैक चाहिए, स्टैक वहां भी चाहिए, नॉन रिकर्सिव प्रोग्राम में भी स्टैक चाहिए। लेकिन हम लोग एक बात जानते हैं क्या, कि जब रिकर्सिव फंक्शन कॉल था तो स्टैक में कब पुश करना है कब पॉप करना है ऑटोमेटिकली कर ले रहा था। इसमें हम लोग पुश पॉप कहीं लिखे हैं क्या? कहीं नहीं लिखे हैं, क्योंकि ये पहले से ही जानता है कब किसको पुश करना है, स्टैक में किसको पॉप करना है, इसको पता है सब कुछ। लेकिन अब हम लोग को नॉन रिकर्सिव में, तो नॉन रिकर्सिव प्रोग्राम में रिकर्सन वाला फंक्शन तो है नहीं, इसको तो पता है नहीं कब पुश करना है कब पॉप करना है। मतलब कि इसके लिए पुश और पॉप का जो कोड है, इस स्टैक के लिए पुश और पॉप का जो कोड है वो किसको लिखना होगा? पुश पॉप का कोड किसको लिखना होगा? पुश और पॉप का कोड है जो हम लोग को लिखना होगा। इसके लिए पुश पॉप का कोड हम लोग को लिखना होगा। मतलब क्या कि हम लोग नॉन टेल रिकर्सिव प्रोग्राम का नॉन रिकर्सिव प्रोग्राम लिख सकते हैं, लेकिन पुश पॉप का कोड है जो स्टैक के लिए हम लोग को खुद लिखना होगा। इसका मतलब क्या हो गया, स्टैक का स्पेस तो उतना लग ही रहा है। हम लोग नॉन रिकर्सिव प्रोग्राम क्यों लिखे थे? हम चाहते थे क्या कि जो स्पेस जो स्टैक के फॉर्मेट में वेस्ट हो रहा है वो स्पेस वेस्ट नहीं हो, टाइम दोनों का सेम लगेगा। समझो बात को, टाइम जो टेल रिकर्सिव में जितना लग रहा है टाइम, टेल रिकर्सिव प्रोग्राम में रिकर्सिव में जितना टाइम लग रहा है टेल रिकर्सिव में, उतना ही टाइम नॉन रिकर्सिव में भी लगेगा। सिंपल देखो, इसमें कितना टाइम लग रहा था, n टाइम्स फंक्शन कॉल हुआ है, मान लो साइज अगर n रहे 1 to n जाना है तो ठीक है, तो टाइम कितना लगा है, बिगो n लगा है। स्टैक कितना लगा है, सब फंक्शन हर एक 1 यूनिट के लिए एक एक फंक्शन था, i इक्वल टू 1, i इक्वल टू 2, i इक्वल टू 3, इस तरीके से, मतलब कि n टाइम्स n यूनिट स्टैक लगा था। ठीक है, कैसे लिखेंगे भाई, tn इक्वल टू tn-1 प्लस c, टोटल n है, n से एक कमता है, एक प्रिंट होकर एक कमता है तो n-1 बनता है, फिर से n-1 बनता है कि कमता जाता है। तो इस तरीके से था tn। ठीक है, tn ऐसा ही था ना, एक एक बार बार कम रहा था, पहले 1 to 7 है, फिर 2 to 7 हो गया, फिर 3 to 7 हो गया, यही हुआ। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पर n लग रहा है और स्टैक भी n लग रहा है। जबकि नॉन रिकर्सिव प्रोग्राम को देखते हैं, इसमें कितना टाइम लगेगा, क्या लगता है? अरे व्हाइल लूप है, सिंपल सोचो, व्हाइल लूप है, कहां से कहां तक जा रहा है, उतना टाइम लगेगा। मतलब क्या है, i से j तक जा रहा है, j यहाँ पर कांस्टेंट लिखा हुआ, मान लो n रहे, i 1 to n जा रहा है, टाइम कितना लगा, टाइम बिगो n टाइम लगा। मतलब क्या, चाहे रिकर्सिव प्रोग्राम रहे या नॉन रिकर्सिव प्रोग्राम रहे, टाइम को कोई मतलब नहीं है। टाइम डिपेंड करता है लॉजिक पर, क्या लॉजिक कोड में लगाया हुआ है उस लॉजिक पर डिपेंड करता है टाइम। चाहे वो रिकर्सिव प्रोग्राम हो या नॉन रिकर्सिव हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है टाइम को। रिकर्सिव और नॉन रिकर्सिव होने से फर्क किसको पड़ने वाला है भाई, स्टैक स्पेस को फर्क पड़ेगा। जैसे क्या, यहां पर स्टैक स्पेस कितना है, रिकर्सिव है तो बिगो n है स्टैक स्पेस, जबकि यहां पर स्टैक स्पेस कितना है, यहां पर स्टैक स्पेस अगर बात करें तो 0 है, एक भी स्टैक नहीं चाहिए यहां पर, क्योंकि ये स्टोर करना ही नहीं है, रनिंग में हम काम करते जा रहे हैं। समझ रहे हो बात को? तो स्टैक स्पेस पर फर्क पड़ता है डायरेक्टली, कि रिकर्सिव प्रोग्राम के लिए नॉन रिकर्सिव लिख देंगे तो स्टैक स्पेस सेव हो जाएगा, टाइम उतना ही लगने वाला है। बस वही चीजें हम बता रहे हैं कि जब हम नॉन टेल रिकर्सिव के लिए नॉन रिकर्सिव प्रोग्राम लिखेंगे तो यहां भी स्टैक यूज करना है और यहां भी स्टैक यूज करना है। स्टैक यूज हो ही गया मेरा। अब टाइम पर आते हैं, तो टाइम यहां जो लग रहा था, टाइम तो ऐसे भी कम नहीं होता नॉन रिकर्सिव लिखने में, ऐसे भी नहीं कम होता। अब देखो, टाइम जो यहां लग रहा था उससे ज्यादा टाइम यहां नॉन रिकर्सिव में लग जाएगा। क्यों लग जाएगा समझो, नॉन रिकर्सिव है, इसमें क्या करना है, हम लोग को पुश पॉप का कोड भी तो लिखना है, पुश पॉप का कोड भी तो लिखना है। जो काम पहले नहीं करना था, एक्स्ट्रा काम हम फिर से लेकर बैठ गए हैं पुश पॉप करने के लिए। जो काम नहीं करना था, एक्स्ट्रा काम हम लेकर बैठ गए हैं। स्टैक का स्पेस भी उतना लग ही जा रहा है और एक्स्ट्रा काम भी हमको करना पड़ रहा है। मतलब क्या है, टाइम ज्यादा लग जाएगा ये। तो इसीलिए हम लोग सिंपली बोलते हैं क्या, लिखना पॉसिबल है, लिखने को हम लिख सकते हैं, लिखने को हम लिख सकते हैं। नॉन टेल रिकर्सिव के लिए भी नॉन रिकर्सिव प्रोग्राम हम लिख सकते हैं और टेल रिकर्सिव के लिए भी लिख सकते हैं। लेकिन अगर हम टेल रिकर्सिव के लिए नॉन रिकर्सिव प्रोग्राम लिखते हैं तो स्टैक स्पेस हम बचाते हैं, बेनिफिट होता है, काम का चीज होता है। लेकिन अगर नॉन टेल रिकर्सिव के लिए हम रिकर्सिव लिख देंगे
तो स्टैक स्पेस भी लगा, टाइम भी लगा, टाइम थोड़ा दहेज में ज्यादा ही लगा। समझ रहे हो बात को? मतलब कि ओवरऑल बेनिफिशियल नहीं है। कर सकते हैं, पॉसिबल है, लेकिन बेनिफिशियल नहीं है। इसके चलते ही एक डायरेक्टली हम लोग बोलते हैं रफ लैंग्वेज में क्या, कि टेल रिकर्सिव के लिए नॉन रिकर्सिव लिख सकते हैं, नॉन टेल के लिए नहीं लिख सकते हैं। रफ लैंग्वेज में बोलते हैं कि लिख ही नहीं सकते हैं, जबकि एक्चुअल फैक्ट यही है लिख सकते हैं, लेकिन कॉस्टली पड़ता है क्योंकि स्पेस भी उतना लग गया, टाइम एक्स्ट्रा ज्यादा लग रहा है, कोई बेनिफिट हुआ नहीं, फालतू का टाइम ज्यादा लग गया। कैसे टाइम ज्यादा लग गया था? टाइम पुश पॉप का कोड लिखने में ज्यादा लग गया था। समझ रहे हो बात को? बस ये चीज याद रखना कि जब कभी भी इस तरीके से है, अगर टेल रिकर्सिव है तो नॉन रिकर्सिव प्रोग्राम हम लिख सकते हैं, और नॉन टेल का नॉन रिकर्सिव प्रोग्राम नहीं लिख सकते हैं। रफ लैंग्वेज में बात किया जाए तो नहीं लिख सकते हैं, या फिर लिखने से कोई बेनिफिट नहीं होता है, ये भी बोल सकते हैं। ठीक है, यहां पर हम लोग क्या देखें, टेल रिकर्सन के बारे में देखिए हम लोग यहां पर। अब आते हैं क्या, नॉन टेल। अच्छा, टेल रिकर्सन का और कुछ पॉइंट भी देख लेते हैं। टेल रिकर्सन के बारे में कुछ और भी पॉइंट है, देख लेते हैं। तो एक एग्जांपल क्या देख रहे हैं हम लोग, क्या कि बाइनरी सर्च जब हम करते थे, याद करो बाइनरी सर्च में क्या करते थे, एक्चुअली n एलिमेंट का एक एरे था, हाँ सॉर्टेड एरे था मेरे पास में, कि n एलिमेंट्स का एरे था इस तरीके से, और सॉर्टेड एरे था। हम लोग कर क्या रहे थे, हम लोग सबसे पहले मिड के पास में जाते थे, और क्या करते थे, मिड वाले से अपने एलिमेंट को कंपेयर किए हैं, अगर इक्वल है इसके पोजीशन को रिटर्न करना है, अगर नहीं इक्वल है तो क्या पता किए भाई, लेस देन है या फिर ग्रेटर देन है। अगर लेस देन है तो लेफ्ट साइड में गए, मतलब कि उसके बाद में बाइनरी सर्च इसमें लगाना है, अगर ग्रेटर देन है तो इसमें लगाना है, राइट वाले में। तो जब एक बार यहां से राइट अगर हम पहुंच जाते हैं, जूम करो, यहां से राइट हम पहुंच जाते हैं, तो पहले वाला फंक्शन का जरूरत रहता है क्या? कोई फर्क नहीं पड़ता है पहले क्या हम कॉल किए थे। अभी प्रेजेंटली हम जान रहे हैं कि इसमें है मेरा एलिमेंट, बाकी से कोई फंक्शन का कॉल नहीं है। मतलब क्या, यहां अगर i है और यहां पर j है, i और j है, तो एक फंक्शन क्या कॉल हुआ होगा, बाइनरी सर्च एरे a i to j, यही फंक्शन कॉल हुआ होगा ना। इसके बाद में क्या हुआ होगा, इसमें इसके अंदर में मिड ये सब चीज आया होगा, मिड ये सब आया होगा। एक और फंक्शन मिड से जब कंपेयर किए होंगे, उसके बाद में क्या कॉल हो गया होगा, बाइनरी सर्च a, मान लो राइट में जाना है तो a मिड प्लस 1 j, मिड प्लस 1, मिड यहां है तो मिड से एक ज्यादा, मिड प्लस 1 से लेकर j तक यही जाना है। अब ये जो फंक्शन देखो, बाइनरी सर्च a मिड प्लस 1 और j, इस फंक्शन को ए फंक्शन से कोई फर्क पड़ता है क्या, रहे या नहीं रहे? ये फंक्शन कहां से आया है कोई फर्क ही नहीं पड़ता है इसको। ये बस अपना देख रहा है कि ठीक है भाई, मिड प्लस 1 से लेकर यहां तक में हम बाइनरी सर्च लगा लेंगे, मेरा अपना कोड है, कोई दिक्कत नहीं है। पिछले वाले फंक्शन से कोई फर्क नहीं पड़ता है। मतलब क्या है कि ये कैसा प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम है टेल रिकर्सिव प्रोग्राम है। जब कोई फर्क नहीं पड़ रहा हो, मतलब क्या, क्यों नहीं फर्क पड़ रहा है, क्योंकि जब रिटर्न होगा ना, देखो लास्ट में है, ये जैसे ही ओवर होगा ये भी ओवर हो जाएगा, इसके बाद में कुछ और नहीं है। तो व्हाइल रिटर्निंग नो वर्क, इसका मतलब क्या हो गया, टेल रिकर्सिव है। टेल रिकर्सिव है इसका मतलब क्या हो गया कि इक्वली क्या कर सकते हैं हम, इक्वली नॉन रिकर्सिव प्रोग्राम हम लिख सकते हैं जिसमें स्टैक का यूज नहीं रहेगा। नॉर्मली क्या है कि बाइनरी सर्च कर रहे हैं, बाइनरी सर्च में क्या है, नॉर्मल केस में स्टैक का यूज हो सकता है। कैसे भाई, बाइनरी सर्च कर रहे हैं, इसके मिड को हम फाइंड कर रहे हैं, मतलब क्या लॉग एन टाइम्स फंक्शन कॉल करने वाले हैं, मतलब क्या हो गया, स्टैक जो होगा, स्टैक कितना लगने वाला है, बिगो ऑफ लॉग एन लगने वाला है। अगर एग्जाम में पूछ ले कि बाइनरी सर्च में कितना स्टैक स्पेस लगता है, तो लॉग एन यहां पर स्टैक लगने वाला है, क्योंकि बार बार मिड पर आ रहा है, लॉग एन टाइम से करना है रिकर्सिव कॉल को लेकर, तो नहीं लिखना है लॉग एन। क्या लिखना है भाई, कि बाइनरी सर्च में स्टैक स्पेस बिगो 1 ही लगता है। क्यों, क्योंकि ये टेल रिकर्सिव है। समझ रहे हो क्या है, यहां पर क्या है कि स्टैक स्पेस जहां भी पूछ ले, नॉर्मली हम लोग जान रहे हैं कि रिकर्सिव प्रोग्राम हम लिखेंगे अगर बाइनरी सर्च का अगर रिकर्सिव प्रोग्राम लिखेंगे तो टेल रिकर्सिव प्रोग्राम होगा। और टेल रिकर्सिव होने का मतलब है क्या, लॉग इन लगेगा, क्योंकि बार बार मिड हम कर रहे हैं,
लॉग इन लगना है। लेकिन एक और फैक्ट हम क्या जानते हैं कि टेल रिकर्सिव है, इसका मतलब कि इक्वली नॉन रिकर्सिव प्रोग्राम हम लिख सकते हैं जहां पर कि स्टैक क्या लगना है, स्टैक इक्वल टू कांस्टेंट लगना है, बिग O1 लगना है। ठीक है, जहां कहीं भी ऐसा दिख जाए, कभी भी ऐसा फील हो जाए कि ऐसा कोई टेल रिकर्सिव प्रोग्राम है, उसको नॉन रिकर्सिव में क्या लगने वाला है स्टैक स्पेस, उसको ही बताना है। टाइम कितना लगेगा, जितना टाइम यहां लगेगा उतना ही टाइम यहां भी लगेगा। क्यों? क्योंकि टाइम है जो रिकर्सिव और नॉन रिकर्सिव होने पर डिपेंड नहीं करता है। टाइम कभी नहीं डिपेंड करता है, टाइम लॉजिक पर डिपेंड करता है कि रिकर्सिव वाले का क्या लॉजिक है और नॉन रिकर्सिव में क्या लॉजिक हम यूज किए हैं। ठीक है, स्पेस केवल मैटर करता है। ठीक है, तो यहां पर क्या बोल सकते हैं हम लोग कि बाइंडिंग सर्च क्या है, टेल रिकर्सिव है, इस रीजन से स्टैक स्पेस इसमें कितना लग रहा है, बिग O1 लग रहा है। सेम उसी तरीके से क्विक सॉर्ट था एक, सेम उसी तरीके से क्विक सॉर्ट था। क्विक सॉर्ट में क्या कर रहे थे हम लोग, क्विक सॉर्ट में हम लोग कर क्या रहे थे, क्विक सॉर्ट में कि नॉर्मली क्विक सॉर्ट में क्या कर रहे थे कि इस तरीके से मान लो एक एरे गिवन है, एक एरे अगर यहां पर मिटाकर बनाते हैं एरे, एक एरे गिवन है हम लोग के पास में, हम लोग क्या करते थे, हम लोग उसको पार्टीशन करते थे, एक पार्टीशन एल्गो से पार्टीशन कर रहे थे, पार्टीशन एल्गो से पार्टीशन कर रहे थे। एक पार्टीशन के बाद में क्या होता था कि एक पर्टिकुलर एलिमेंट अपने सही पोजीशन पर जाता था, यही काम कर रहे थे ना। यहां पर मान लो इस तरीके से ऐसा अगर एरे है, फर्स्ट वाले को हम P एक पाइवोट लेते थे, P को एक पाइवोट लेते थे, उसके बाद पार्टीशन एल्गो हम रन करवाते थे, हम सब में इसको इससे बाकी सब एलिमेंट से कंपेयर करवाते थे, जहां पर I का वैल्यू आता था, I का वैल्यू जहां पर आता था, यहां लास्ट में J हुआ करता था, I का वैल्यू, इस पाइवोट को हम इससे एक्सचेंज करते थे। ठीक है, फिर पाइवोट के लेफ्ट साइड में क्या करना है, क्विक सॉर्ट यूज करना है, और राइट साइड में क्विक सॉर्ट यूज करना है, यही काम करते थे ना। पहला बार में पाइवोट है जो पहला बार में पाइवोट अपने सही पोजीशन पर चला आया, मान लो इस पूरे के लिए हम एक बार क्विक सॉर्ट यूज किए हैं, कंप्लीट के लिए क्विक सॉर्ट यूज किए हैं। अब क्या है, क्विक सॉर्ट यहां ऐसा आ गया, यहां ऐसा आ गया है। सिंपल सोचो कि इस दोनों के अलावा एक एलिमेंट है जो कि ऑलरेडी अपने सही पोजीशन में है, तो इस क्विक सॉर्ट को ए वाले क्विक सॉर्ट से फर्क पड़ता है क्या, इसको फर्क पड़ता है क्या, कहां कौन कॉल किया है इसको, क्यों फर्क पड़ेगा भाई, ये जान रहा है कि हमको यहां से यहां तक में ही काम करना है, काम खत्म मेरा, यहां से यहां तक में काम करना है, उसके बाद कुछ नहीं करना है। क्विक सॉर्ट में करते कैसे थे, किस तरीके से करते थे, क्विक सॉर्ट का जो प्रोग्राम होता था इसमें क्या करते थे, ऐसे लाइन ऑफ कोड होता था, तो क्या करते थे हम लोग कि क्विक सॉर्ट लेफ्ट साइड के लिए हम देखते थे एक और क्विक सॉर्ट राइट साइड के लिए हम देखते थे, लेफ्ट के लिए देख रहे हैं और राइट के लिए देख रहे हैं। ठीक है, यही कर रहा है। सिंपल देखो, जब हाफ हम कर रहे हैं, जब हाफ मान लो हाफ में डिवाइड हो रहा है, मान लेते हैं हाफ में डिवाइड हुआ, इस हाफ का मान लो सबसे पहले हम लेफ्ट वाले का किए हैं, तो लेफ्ट वाले का हम किए हैं, उसके बाद में क्या कर रहे हैं, राइट वाले कर रहे हैं। देखो लेफ्ट जब हम ओवर होंगे, जब लेफ्ट में ओवर होंगे हम, तो कौन कॉल किया है यहां पर, इसलिए हमको जाना पड़ रहा है क्योंकि लेफ्ट के बाद में राइट वाले को भी एग्जीक्यूट करना है। राइट का कोड कहां है, यहां पर लिखा हुआ है, राइट का कोड कहां पर है, यहां पर लिखा हुआ है। मतलब क्या, जब मिड में हम डिवाइड कर रहे हैं, जब हाफ में हम डिवाइड कर दे रहे हैं, तो ये तो इंडिविजुअली अपने आप में एक पाइवोट को फिक्स कर लेगा, लेकिन इसके फिक्स करने के बाद में जब इसके मेन कोड में जाएंगे हम, तो क्या देखेंगे, अच्छा ये ओवर हो गया है, तब इसको करना है, इस वाले को एग्जीक्यूट करना है, ये देखेंगे हम लोग। जब इस वाले करना है तो लेफ्ट जब ओवर होगा तो हम राइट में आएंगे। मतलब क्या हो गया कि एक फंक्शन के बाद में एक और काम बचा हुआ है, क्या लेफ्ट में अभी किए हैं, राइट में अब करना है, तो एक फंक्शन के बाद में एक और काम बचा हुआ है। मतलब क्या हो गया, ये हो गया नॉन टेल रिकर्सिव। ये क्या हो गया, नॉन टेल रिकर्सिव। तो नॉन टेल रिकर्सिव हो गया, इसमें स्टैक स्पेस कितना लगना है भाई, कितना लगेगा स्टैक स्पेस, नॉन टेल रिकर्सिव है। इसका मीनिंग क्या हो गया, हाफ में बार बार डिवाइड कर रहा है, कितना टाइम से डिवीजन करेगा, रफली log n टाइम्स। मतलब क्या है कि इसमें स्पेस कितना लग रहा है, स्टैक का साइज कितना लग रहा है, log n लग रहा है। यहां पर क्या है, स्टैक का साइज क्या है, log n लग रहा है। ठीक है, एकदम आराम से समझो, सिंपल देखो। क्विक सॉर्ट में क्या है, अगर हाफ में डिवाइड कर रहा है तो एक लेफ्ट के लिए रहेगा, एक राइट के लिए कोड रहेगा।
अब लेफ्ट जब ओवर होगा, जब यहां लौट कर जाएगा तो राइट में देखिएगा, राइट वाले को कोड को एग्जीक्यूट करना है। ठीक है, मतलब क्या है कि एक फंक्शन के बाद दूसरा फंक्शन आ गया, इसका मतलब क्या हो गया कि नॉन टेल रिकर्सिव प्रोग्राम हो गया। जब नॉन टेल रिकर्सिव प्रोग्राम हो गया तो इसमें स्टैक स्पेस कितना लग रहा है, लॉग इन लग रहा है। अगर हम नॉन रिकर्सिव प्रोग्राम लिख भी देते हैं इसके लिए तो क्या होगा, सेम स्टैक स्पेस इतना लगना ही होगा। क्यों? क्योंकि इसके लेफ्ट को ओवर करने के बाद में राइट के पास आना ही आना है। ठीक है, तो अगर नॉन रिकर्सिव लिख भी देते हैं तो स्टैक स्पेस इतना लगेगा ही लगेगा, उल्टा और हम लोग को एक्स्ट्रा कॉस्ट लग जाएगा, एक्स्ट्रा कॉस्ट लग जाएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि इसका नॉन रिकर्सिव प्रोग्राम लिखना बेनिफिशियल नहीं है, या तो बोल सकते हैं नहीं लिख सकते हैं। लेकिन अभी देखो एक और चीज, इंटरेस्टिंग चीज देखो, क्या यहां पर क्या हम बता रहे हैं कि क्विक सॉर्ट में मान लो ऑलरेडी सॉर्टेड है, इस केस में जब हाफ हाफ में डिवाइड होता था तो टाइम कितना लगता था, कितना टाइम लगता था बोलो, याद है? n log n। जब क्विक सॉर्ट हम बता रहे थे एल्गो में तो क्या बताए थे, जहां पर सॉर्टिंग रियली नीडेड है, रियल में अनसॉर्टेड एरे अगर है और क्विक सॉर्ट को हम यूज करते हैं तब n log n टाइम में कर देगा, अगर रियल में अनसॉर्टेड है तब। लेकिन मान लो अगर सॉर्टेड या फिर ऑलरेडी सॉर्टेड एलिमेंट हम दे रहे हैं क्विक सॉर्ट को, तो क्या करता था, एक आवारागर्दी करता था, बिगो n स्क्वायर में सॉल्व करता था, बिगो n स्क्वायर में सॉल्व करता था। ऐसा क्यों हो रहा था भाई? सिंपल देखो, नंबर ऑफ लेवल्स हाफ हाफ के लिए स्टैक स्पेस कितना है, log n है। मतलब क्या है, नंबर ऑफ लेवल्स कितना रहा है, नंबर ऑफ लेवल log n रहा है, इनटू ईच पार्टीशन में कितना टाइम लगता है। सब एलिमेंट को हम कंपेयर तो करते ही हैं, कुछ एलिमेंट को छोड़कर मान लो पाइवोट छोड़ दिया अगर तो, ठीक है, उस केस में टोटल कॉस्ट पार्टीशन का n आता है तो n इंटू log n हो गया, n log n बनता था। ठीक है, यहां पर क्या रहा है, पार्टीशन का कॉस्ट तो n आ ही रहा है, लेकिन नंबर ऑफ लेवल्स है जो, नंबर ऑफ लेवल्स है जो क्या हो रहा है, n लेवल हो रहा है। क्यों? क्योंकि यहां पर इतना इतना एरे है, क्या कर रहा है, जो पाइवोट हम फिक्स किए थे ना लास्ट में चला गया है, अब बच गया है इतना पर, लास्ट में चला गया है पाइवोट, अब बस इतना ही बच गया है। फिर इसके बाद में यहां पर पाइवोट लिए, फिर से लास्ट में चला गया, फिर इतना बन गया, फिर से पाइवोट लिए, फर्स्ट में चला आया, फिर इतना इतना रह गया। मतलब क्या है, n एलिमेंट रहेगा पहले, फिर n-1 एलिमेंट, फिर n-2 एलिमेंट, एक एक एलिमेंट अगर कमते जा रहा है, वर्स्ट केस में एक ही एलिमेंट कम रहा है, जो पाइवोट है अपना पोजीशन पर जाता है और वो एक साइड में चला जाता है, या फिर राइट में जाए या फिर लेफ्ट में जाए, कहीं भी चला जा रहा है, तो उस केस में कितना नंबर ऑफ लेवल्स होगा, n, n-1, n-2, n-3 अप टू 1, क्योंकि n लेवल से हो गया तो वही है, एक लेवल में n टाइम लग रहा है, नंबर ऑफ लेवल से n हो गया, टोटल कॉस्ट कितना हो गया, टोटल कॉस्ट आ गया n स्क्वायर आ गया। ठीक है, n स्क्वायर कॉस्ट तो आ गया, हम समझ गए। n स्क्वायर क्या है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बोल सकते हो। ठीक है, वर्स्ट केस के लिए, वर्स्ट केस में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी n स्क्वायर आ गया, ये हम समझ गए बात को। लेकिन आप देखो n लेवल जब ऐसे हो रहा था, जब एक साइड में पाइवोट जा रहा है, n लेवल ऐसे हो रहा है, मतलब क्या कि यहाँ पर स्टैक का जो स्पेस है, स्टैक का जो स्पेस है कितना लग रहा है, n स्पेस लग रहा है स्टैक का, यही लग रहा है ना, स्टैक का स्पेस भी n लग रहा है। लेकिन एक चीज ऑब्जर्व करो कि जब पाइवोट एक साइड में चल ही गया है, एक साइड में ही चला गया, तो कितना फंक्शन कॉल अब एग्जीक्यूट हो रहा है। जब बीच में पाइवोट था तब ना क्विक सॉर्ट लेफ्ट हो रहा था एक एग्जीक्यूट, और क्विक सॉर्ट राइट था, तो लेफ्ट करने के बाद हम राइट पर आ रहे हैं। अब क्या बोल रहे हैं, पाइवोट एक साइड में ही चला गया है तो एक ही क्विक सॉर्ट रहेगा ना, दूसरे साइड में तो कोई एलिमेंट है ही नहीं। सिंपल सोचो, पाइवोट जब इंड में चला गया है तो दूसरे साइड में एलिमेंट ही नहीं है, जो भी एलिमेंट है इसके एक ही साइड में है, एक ही क्विक सॉर्ट रहेगा। यहां पर क्या है, इसका जो कोड रहेगा वर्स्ट केस का कैसा कोड होगा, क्विक सॉर्ट, इसके अंदर में कोड, यहां पर क्विक सॉर्ट, एक ही कोड रहेगा। जब दो फंक्शन कॉल था यहां पर, क्यों था भाई कि लेफ्ट वाले में भी करना है, राइट वाले में भी करना है। क्यों? क्योंकि पाइवोट बीच में आया था, तो दो फंक्शन कॉल था। ठीक है, एक फंक्शन ओवर होने के बाद में दूसरा फंक्शन हम करते थे। लेकिन अभी क्या है, पाइवोट इंड में चला गया, किसी इंड में, या फिर इस इंड में राइट मोस्ट जाए या फिर लेफ्ट मोस्ट जाए, लेकिन पाइवोट के बस एक साइड में ही एलिमेंट है, दूसरे साइड में जीरो एलिमेंट है। ठीक है, तो दूसरे साइड में तो कोई सॉर्ट नहीं यूज कर सकते हैं, एक ही साइड में करना है, मतलब कि एक ही फंक्शन यूज कर रहे हैं। जब एक ही फंक्शन यूज कर रहे हैं मतलब कि व्हाइल रिटर्निंग, रिटर्न के टाइम में कोई ये फंक्शन जब खत्म हुआ तो ये भी खत्म हो जाएगा, मतलब कि रिटर्न करने के टाइम में कोई काम नहीं है,
इसका इनडायरेक्ट मीनिंग क्या हो गया, ये कैसा है, ये है टेल रिकर्सिव है। ये क्या है, टेल रिकर्सिव प्रोग्राम है। वर्स्ट केस का जो सिचुएशन होता है क्विकसॉर्ट का जो वर्स्ट केस है वो टेल रिकर्सिव जैसा है, और टेल रिकर्सिव होने के चलते इसमें क्या है, स्टैक जो लगता है बिग O वन लगता है, कांस्टेंट स्टैक लगता है। क्यों हो रहा है, समझ रहे हो बात को, क्योंकि एक साइड में पाइवोट जा रहा है, एक ही साइड में एलिमेंट्स है, दूसरे साइड में है ही नहीं, तो एक बार ही क्विकसॉर्ट यूज कर रहे हैं हम यहां पर। ठीक है, यही चीज यहां लिखा है। क्विकसॉर्ट में क्या है, बेस्ट केस में लॉग एन स्टैक स्पेस लग रहा था क्या भाई, जब पार्टीशन हो रहा था इस तरीके से, तब वर्स्ट केस क्या है, बिहेव लाइक टेल रिकर्सिव। वर्स्ट केस हम देख लिए, टेल रिकर्सिव जैसा बिहेव कर रहा है, और कितना टाइम, कितना स्पेस कितना लगेगा, बिग O वन स्पेस लगेगा। ठीक है, मैक्सिमम लॉग एन स्टैक स्पेस रिक्वायर्ड। मैक्सिमम क्या हुआ, जब क्विकसॉर्ट का बेस्ट केस रहेगा, मतलब कि जब n log n टाइम ले रहा होगा तब स्टैक स्पेस कितना लगेगा, तब स्टैक स्पेस log n लगेगा। लेकिन जब क्विकसॉर्ट n स्क्वायर टाइम ले रहा होगा तो स्टैक स्पेस कांस्टेंट लगेगा। क्यों, क्योंकि ये जो n स्क्वायर वाला ऑलरेडी सॉर्टेड जो एलिमेंट के लिए होता है, वर्स्ट केस जो बनता है क्विकसॉर्ट का ऑलरेडी या ऑलमोस्ट सॉर्टेड या ऑलरेडी सॉर्टेड जो भी रहे, उस केस में जो बनता है वो होता है टेल रिकर्सिव प्रोग्राम, जिसका कि नॉन रिकर्सिव प्रोग्राम हम लिख सकते हैं और स्टैक स्पेस को सेव कर सकते हैं। बस यही चीज यहाँ पर है। ठीक है, तो हम लोग टेल रिकर्सिव के बारे में सही तरीके से एग्जांपल से भी समझ लिए। अब नेक्स्ट आते हैं कि नॉन टेल रिकर्सिव के बारे में बेसिक जान लिए हैं हम लोग क्या क्या है। अब नॉन टेल रिकर्सिव का एक क्वेश्चन को देखते हैं हम।